Jungle. Good afternoon, everyone. चलिए दोस्तों, now we'll start our 40 marks portion which is about economics for finance. दोस्तों हमने सीए इंटरमीडिएट में अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, जिसके जितने सारे चैप्टर्स थे हमने लेवरेजेस चैप्टर से शुरू करके और आखिरी में रेशियो एनालिसिस चैप्टर, ये सारी चीजें दोस्तों हमने कंप्लीट करी, राइट? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. दोस्तों यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का रफली 40 मार्क्स का पोर्शन रहता है, और वो जो 40 मार्क्स का पोर्शन रहता है उसका हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, राइट? दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इंटरमीडिएट का जो सबसे आखिरी पेपर होता है, पेपर नंबर 8, एफएम एंड इकोनॉमिक्स, राइट? तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आखिरी तक आते आते थोड़ा सा थक जाते हैं. 16 दिन ऑलरेडी आपको हो चुके होते हैं, राइट? दोस्तों अब इस बीच हमारे पास एफएम है विच इज मोस्टली प्रैक्टिकल, बट यस वी हैव गॉट इकोनॉमिक्स विच इज काइंड ऑफ इज थियोरेटिकल, राइट? तो इसकी आखिर हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट? इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, लेट्स गेट एन ओवरव्यू कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है. ओके, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है दैट इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. दोस्तों क्या आपके कान में कभी जीडीपी ऐसे शब्द गूंजे हैं क्या? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, राइट? तो दोस्तों नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें क्या होती है? आखिर देश कैसे कैलकुलेट कर लेता होगा कि इंडिया का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर कितना है, राइट? कैसे वो एक एक व्यक्ति की इनकम, कैसे वो एक एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर पता कर लेते होंगे, वो हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी पब्लिक फाइनेंस, राइट? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये जब हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, राइट, है ना? फॉर एग्जांपल हम रात को 8, 9, 10 बजे निकले, राइट? उससे लेट तो निकलना नहीं चाहिए. अगर हम रात को 8, 9, 10 बजे निकले तो स्ट्रीट लाइट्स चालू रहती है, राइट? क्या स्ट्रीट लाइट्स का कनेक्शन किसी एक इंडिविजुअल के घर से दिया जाता है या उसका खर्चा सरकार बेयर करती है? उसका खर्चा सरकार बेयर करती है, राइट? हमारी कॉलोनी की जो रोड्स है उसका खर्चा कौन बेयर करता है? सरकार बेयर करती है, राइट? इसी तरीके से गवर्नमेंट काफी सारे ऐसे काम करती है जो कि वेलफेयर से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूल हुआ, या फिर सरकारी अस्पताल हुआ, या फिर कोविड की वैक्सीनेशन ही क्यों न हुई, राइट? सभी को मुफ्त वैक्सीन. तो दोस्तों ये जो चीजें मुफ्त प्रोवाइड की जाती है, आखिर उसे सरकार मुफ्त कैसे प्रोवाइड करती है, क्यों प्रोवाइड करती है, उसके लिए पैसा कहां से आता है, क्यों इन चीजों के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये सारी चीजें हम कहां पर एड्रेस करने वाले हैं? पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में एड्रेस करने वाले हैं, राइट? ओके दोस्तों इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मनी मार्केट ऑपरेशंस. दोस्तों हमारे देश में इतनी सारी बैंक है, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, राइट? इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, राइट? दोस्तों आरबीआई देखा जाए तो पूरे के पूरे देश को चलाता है. आज आपको लग रहा है कि आपके पास 1 करोड़ की एसेट्स है, आपको लग रहा है कि आपके पास 2 करोड़ की एसेट्स है, लेकिन आरबीआई के पास वो चाबी है जिससे कि वो आपकी एसेट्स के रेट्स बढ़ा भी सकता है और आरबीआई चाहे तो आपकी वेल्थ को गिरा भी सकता है, राइट? ये सारी चाबी देश की किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम कर दें तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में, पूरी की पूरी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी और सभी को लोन सस्ते में मिलने लगेगा. जब सभी को लोन सस्ते में मिलने लगेगा तो हर कोई लोन लेगा, लोन से प्रॉपर्टी खरीदेगा, लोन से वो बिजनेस करेगा एंड सो ऑन, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, राइट? यानी आपके पास अगर एक प्लॉट रखा हुआ है जो आज 1 करोड़ का है तो आरबीआई को देर नहीं लगेगी उसको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक पहुंचाने में, राइट? सिमिलरली अगर आरबीआई ठान ले कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज आरबीआई को गिरानी है, आरबीआई अगर ये ठान ले कि शेयर मार्केट हमें क्रैश करना है बाय 20 और 30%, दे कैन डू सो वेरी इजीली. डोंट यू एग्री? यस, आरबीआई को क्या करना है? अनाउंसमेंट ही तो करना है. आरबीआई ने जैसे ही लिक्विडिटी कम करना शुरू करी मार्केट में, लिक्विडिटी कम करना शुरू करी का मतलब क्या है कि उन्होंने पैसा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए, राइट? तो इतने में तो दोस्तों सारी चीजें क्रैश
हो जाएंगे, राइट। यानी पूरा देश कौन चला रहा है, अगर इकोनॉमी देखी जाए तो कौन चला रहा है, आरबीआई। आखिर वो कैसे चलाते हैं, कैसे वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं भारत में, आखिर वो इन्फ्लेशन को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे दोस्तों हम हमारे चैप्टर कॉल्ड एज मनी मार्केट में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। दोस्तों हम अमेरिका को काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहां से इंपोर्ट भी करते हैं, राइट। आखिर ये हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करते हैं, आखिर इसका बेनिफिट क्या है, आखिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या होती है, उसका क्या रोल है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट करने में, सारी चीजें जानेंगे हम कौन से चैप्टर में, कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे हैं कि एक इंडिविजुअल चैप्टर के कितने मार्क्स है, बट यस एवरी चैप्टर इज वर्थ 10 मार्क्स, ये 10 मार्क का हर एक एक चैप्टर है, राइट। सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रैक्टिकल आएंगे या फिर थ्योरेटिकल आएंगे, वो दोस्तों थ्योरेटिकल भी आएंगे और प्रैक्टिकल भी आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हो सकता है वो आपसे कैलकुलेशन करने का बोल दें कि इसमें ये रही सारी इंफॉर्मेशन, अब आप इसके लिए नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करें, राइट। तो दोस्तों प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हम यहाँ पर सारी तैयारी करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरनेशनल ट्रेड। ओके तो दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ओके इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दोस्तों आप भी इसी इंटरमीडिएट में और इतने सारे सब्जेक्ट्स की आप क्लासेस ले चुके हैं, मेरे हिसाब से आप भी समझते हैं कुछ ना कुछ कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। दोस्तों अगर मैंने यहां पर रहकर मध्य प्रदेश में रहकर अगर मैंने महाराष्ट्र में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं, राइट, दैट इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड। ओके तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम इंडिया में रहकर, राइट, यानी किसी एक कंट्री के पीपल किसी दूसरी कंट्री तक गुड्स पहुंचा रहे हैं या फिर सर्विसेज पहुंचा रहे हैं या फिर रिसोर्सेज यहां से वहां पर ले जाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों हमें इंटरनेशनल ट्रेड पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ यूनिट्स पढ़नी, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 यूनिट्स। वो कौन सी 5 यूनिट्स है हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों इस पर्टिकुलर यूनिट में हम एड्रेस करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, उसको करने के फायदे आखिर क्या है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, इसके नुकसान आखिर क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड की बरसों पहले आखिर शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब क्या सोचकर किसी ने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू किया था। सो वी आर गोइंग टू लर्न सच थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, राइट। यानी कि जब एक देश की सरकार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलाउ करती है तो वो किस तरीके से उन चीजों को रेगुलेट कर सकती है, यानी एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से इंपोर्ट्स को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, व्हाटएवर, राइट। सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ओके फिर इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 में अबाउट ट्रेड नेगोशिएशंस, राइट। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आखिर क्या रोल रहता है वो हम समझेंगे। नाउ और नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। दोस्तों आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करने वाला है, एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट। फॉर एग्जांपल हम लेट्स से एप्पल का आईफोन खरीदते हैं, वो अभी इंडिया में तो बनता नहीं है, वो हम बाहर से लेकर आते हैं। अगर एक्सचेंज रेट थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो उसका असर कहाँ दिखने लगेगा, यहाँ एक कंज्यूमर पर दिखने लगेगा जो कि एप्पल का आईफोन खरीदने वाला था, राइट। तो आखिर एक्सचेंज रेट्स और उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, राइट। हम कई बार देखते हैं कि रुपया, टीवी न्यूज में हम सुनते हैं कि रुपया गिर गया, राइट ना, व्हाट डज दैट मीन कि रुपया गिर गया, आखिर इसके इम्पैक्ट क्या है, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब किस तरीके से कैपिटल मूव करती है, किस किस फॉर्म्स में कैपिटल मूव करती है। कभी आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ किया, तो आखिर इसका मीनिंग क्या है, क्या सोचकर आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा
किया होगा, राइट? ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। ओके, so this chapter international trade is going to be very 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 interesting. Why? Because when you will become CA and when you will go for job, you have to come across such kind of situations of international trade. आप इससे बच ही नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि आपने किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज, वहां पर कैसे ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको देखनी ही होंगी, राइट? आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, और सबसे पहले हम समझते हैं आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। बच्चा बच्चा आज की तारीख में जानता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ, क्या लिखा है दोस्तों, वर्ड शब्दों का प्रयोग देखें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज, राइट? दोस्तों, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को गुड्स भेजे या सर्विसेज भेजी, या हमने हमारे यहां से कुछ रिसोर्सेज उनको भेजे, राइट, और वहां से हमने गुड्स ली, सर्विसेज ली और रिसोर्सेज ली, दुनिया इसे क्या कहेगी? इंटरनेशनल ट्रेड कहेगी, राइट? अब दोस्तों, आपको और मुझको ये समझना है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आसान होता है, बिल्कुल वैसा जैसे डोमेस्टिक ट्रेड होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रिकी मैटर? जैसा आप कहें दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ tricky matter, right? It is bit complex. There are complexities involved in international trade. इसमें कुछ complications आ जाती हैं, right? यानी इतना स्मूथ नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मध्य प्रदेश से बैठकर मुंबई तक गुड्स सेल कर दिए, नाउ दैट इज रिलेटिवली इजी। लेकिन अगर मुझे यहां से बैठकर अमेरिका तक गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो यू नो देयर आर ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आखिर क्या क्या तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर आती होंगी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वाई इजंट इट सेम एज डोमेस्टिक ट्रेड? ये डोमेस्टिक ट्रेड के जैसा क्यों नहीं है, इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, आप बताना चाह रहे हो? इसमें अलग अलग टैक्सेस रहते हैं, राइट? यानी डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर होता है एक कंट्री का और दूसरी कंट्री का, एंड वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स स्ट्रक्चर, राइट? बिकॉज अगर वो हमको नहीं समझा और बाद में हमारे ऊपर पेनल्टी निकली, राइट, तो फिर इट वुड कॉस्ट अस हैवी, राइट? और बताना चाह रहे हो यार, क्या है, क्या खास बात है इंटरनेशनल ट्रेड में, व्हाई इज इट कॉम्प्लेक्स? कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं, आप बता रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, और बताओ यार, और क्या क्या दिक्कत आती है इंटरनेशनल ट्रेड में? यानी मैं आपको कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये सेल फोन उठाकर एक्सपोर्ट करो अमेरिका में, बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी तुमको? वहां पर अप्रोच करना मुश्किल है, सबसे पहले तो वहां पर क्लाइंट्स ढूंढना मुश्किल है, राइट? क्लाइंट्स ढूंढना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जब आप एक इंडियन से बात करोगे तो आप उसका कल्चर जानते हो, राइट, और अकॉर्डिंगली आप बात कर लोगे। लेकिन आप अमेरिकन से बात करोगे, यू रियली डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विथ हिम, राइट? तो वहां पर देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। और बताना चाह रहे हो आप? वेरी गुड, राइट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो यू रियली डोंट नो कि मैं किस तरीके से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं, मैं सामने पार्टी पर ट्रस्ट भी कर पाऊंगा या नहीं, राइट? और बताओ यार, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोग बता रहे हो। हाँ जी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, यानी यहाँ पर शिपिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में, इन सारी चीजों में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। और बताना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, बिकॉज एक कंट्री की लैंग्वेज अलग हो सकती है और दूसरी कंट्री की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लैंग्वेज सेम हो तो एक्सेंट अलग अलग हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस हैं, करेंसीज भी डिफरेंट है, हम बात करते हैं रुपयों में और वहां बात होती है डॉलर में, एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो देयर आर सो मेनी करेंसीज, राइट? अब ये करेंसी डेली बेसिस पर एक दूसरे के अगेंस्ट चेंज होती जाती, तो आपका प्राइसिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि मैंने प्रोडक्ट को प्राइस आज ये सोचकर किया था, लेकिन कल क्योंकि चीजें वैरी कर गई तो अब प्राइस चेंज हो गया, राइट? सो इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों देखिए क्या क्या कारण है इंटरनेशनल ट्रेड के कॉम्प्लेक्स होने के। सबसे पहला कारण क्या है? मल्टीपल करेंसीज आर इन्वॉल्व, राइट? अच्छा, क्या आपको एक बात पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। चाइना की करेंसी क्या है? युआन, चाइनीज युआन, है ना, CNY, चाइनीज युआन, या फिर रेनमीबी भी कह सकते हैं, राइट? ओके, तो इंडिया की करेंसी रुपी और चाइना की करेंसी है चाइनीज युआन। अगर हम इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए हम कौन सी करेंसी में बिल बनाते हैं? चाइनीज येन। हम तो रुपीज में ही बनाते हैं, ऐसा आपका कहना है, और आप कह रहे हैं चाइनीज युआन में। ओके, अच्छा, चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, तो क्या वो जो इंपोर्ट बिल आता है वो रुपीज में होता है या फिर वो चाइनीज युआन में होगा?
वो चाइनीज युआन में होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। इंडिया और चाइना भी जब ट्रेड करते हैं ना तो आपस में बिलिंग डॉलर में होगी। जब इंडिया रुपी, चाइना चाइनीज युआन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल किस में बनाएंगे? डॉलर। अमेरिका तो सर पिक्चर में आया ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को भरोसा मालूम है किस करेंसी पर है? डॉलर। पूरे वर्ल्ड का ट्रस्ट एक ही करेंसी पर है, दैट इज डॉलर्स, राइट? क्योंकि डॉलर एक तो इतना ज्यादा ब्रॉड फैला हुआ है, हर देश उसको मानता है और उसके अंदर बहुत स्टेबिलिटी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई छोटा मोटा इंसान या कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन आकर डॉलर के अंदर स्पेक्यूलेशन कर ले। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई डॉलर में स्पेक्यूलेशन कर ले। देखो यार, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा ना, छोटी मोटी कंपनी के शेयर में कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी के शेयर में स्पेकुलेशन कोई कर सकता है क्या इतनी आसानी से? नहीं। वैसे ही डॉलर क्योंकि इतना फैला हुआ है तो उसके अंदर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। अगर किसी छोटी कंट्री की करेंसी की बात करें, राइट, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, राइट? अब श्रीलंका की करेंसी में इजीली कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है, राइट? तो हम उसका चांस नहीं लेते। अगर हमने श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया गुड्स, कब एक्सपोर्ट किया? व्हेन आवर 1 रुपी इज इक्वल टू देयर 2 रुपीज, राइट? और अचानक से किसी ने स्पेकुलेशन कर लिया और उसके रेट या तो बढ़ा दिए या घटा दिए, तो पता चलेगा कि पूरा ट्रांजैक्शन ही प्रॉफिट की जगह लॉस में तब्दील हो गया, राइट? तो इसलिए कोई चांस नहीं लेता इंटरनेशनल ट्रेड में। और मोस्ट ऑफ दी बिलिंग किस में होती है, कौन सी करेंसी में होती है? डॉलर्स। जब हम दुबई से, मिडिल ईस्ट से दोस्तों क्रूड ऑयल भी लेकर आते हैं ना, तो वहां ना दुबई की करेंसी चलती है ना इंडियन करेंसी चलती। करेंसी कौन सी चलती है? डॉलर्स, राइट? सो देयर कुड बी मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व, राइट? एंड देयर इज हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स। जैसा कि आपने बताया था कि वहां के कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना, देयर कुड बी लैंग्वेज बैरियर्स, देयर कुड बी कल्चरल differences, right? So it really becomes a little bit difficult to interact with them, right? फिर दोस्तों इसके बाद क्या डिफरेंस है लीगल सिस्टम्स में? जैसा आपने शायद पहला ही पॉइंट मुझे बता दिया था कि कंप्लायंसेस इंडिया में अलग हो सकते हैं, अमेरिका में अलग हो सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लायंसेस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट? इन द एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग हो सकती, पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग हो सकते हैं, राइट? फिर दोस्तों elaborate documentation, you need a more detailed documentation। यानी वहां पर सब लिखना पड़ेगा कि कितने डायमेंशन का बॉक्स है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर कुछ वार्निंग है तो वो प्रॉपरली वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए, राइट? अदरवाइज देयर कुड बी लीगल प्रॉब्लम्स। एक्सचेंज रेट के रिस्क तो रहती रहती दोस्तों जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो, राइट? और फिर उसके बाद देयर कुड बी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज, राइट? यहां से गुड्स को कस्टम तक ले जाना, कस्टम से क्लियर करवाना, शिपिंग के लिए उसको तैयार करना, वैसा बॉक्स या कंटेनर में पैकिंग जो कि इतना समुंदर के रास्ते जाएगा और फिर वहां पर डिलीवर होगा, फिर वहां पोर्ट से कस्टमर के वहां तक जाएगा। सो शिपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व। ओके दोस्तों, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, यस, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स के चार्जेस, क्लियरिंग एजेंट के पैसे, रास्ते का इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, ये सारा खर्चा आपको बेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें बैंक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, राइट? अगर आप विद इन कंट्री ट्रेड कर रहे हो तो अगर बैंक नहीं भी इन्वॉल्व है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग कंट्रीज की बैंक इन्वॉल्व होती है जो कि फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो वो लोग अपना कमीशन वहां से निकालते हैं, राइट? सो देयर आर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड देन देयर कुड बी डाइवर्स रेस्ट्रिक्शंस, राइट? हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट जो कि आपकी कंट्री में अलाउड हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंट्री में वो अलाउड ना हो। वो हो सकता है कि प्रोडक्ट बैन हो, जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ दवाइयां रहती जो यूरोप में बैन रहती है लेकिन इंडिया में वो चलती है, राइट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे वहां पर एक्सपोर्ट कर दें। सो देयर कुड बी डाइवर्स रेस्ट्रिक्शंस, राइट? फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देश की सरकारें भी बीच में इंटरवेन कर सकती है, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट अपने अपने देश के इंटरेस्ट को और अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, राइट? आपने देखा होगा जब इंडिया और चाइना के बीच में प्रीवियस लॉकडाउन में जब कुछ वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने 60 एप्लीकेशंस बैन कर दी थी, राइट? और फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मेलिटीज ज्यादा कर दी, यानी अगर चाइना से गुड्स आ रहा है तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज ज्यादा लगेंगी, राइट? यानी कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स लगाने लग गए, वो उनको अटकाने लग गए, राइट? सो देयर कुड बी मल्टीपल इंटरवेंशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट? ओके
दोस्तों ये सारे हैं ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब हो सकता है कि आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और जो आपसे दो चीजें पूछे, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इज इंटरनेशनल ट्रेड अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स अफेयर, व्हाई। हाँ जी, क्या बोलेंगे दोस्तों आप, क्या है आपके पास कुछ कहने के लिए, बताएंगे दोस्तों आप मुझे। इंटरनेशनल ट्रेड इज exchange of goods and services as well as resources between countries, right? या फिर from one country to another country, right? International trade is complex. Why? Because of involvement of multiple currencies and then documentation formalities and then intervention from government and then high operating cost। बोलना है दोस्तों, बोलते चलना है। elaborate documentation and procedures, different government policies, yes, and then डाइवर्सिटी वाला था ना कोई पॉइंट, डाइवर्सिटी, वो हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स, राइट, है ना, डाइवर्स रेगुलेशंस, राइट, ये सारे फैक्टर्स, एक्सचेंज रेट रिस्क हुआ, राइट, ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। ओके, तो दोस्तों ये हमने देखे सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं आपसे बस एक चीज समझना चाहता हूं कि हम ये जो इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस अदर देन फ्रॉम 10 मार्क्स दैट वी आर गोइंग टू स्कोर इन एग्जाम। जो हम 10 मार्क्स यहाँ पर इससे लाने वाले हैं इसको पढ़कर, उसके अलावा आखिर इंटरनेशनल ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि आपकी जेब में जो सेलफोन रखा हुआ है वो किसी न किसी इंटरनेशनल कंपनी ने ही बनाया हुआ है, डोंट यू एग्री? या तो वो MI का होगा या वन प्लस का होगा या एप्पल का होगा, एंड नन ऑफ देम इज एन इंडियन कंपनी, राइट। और अगर उसमें से कोई गलती से इंडियन कंपनी निकल भी जाए तो सेलफोन बनाने के जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं ना वो तो बाहर से ही आते हैं, राइट। ओके दोस्तों, आप फैकल्टीज के लेक्चर्स को लैपटॉप में देखते हैं, राइट, वो जो लैपटॉप है या तो वो डेल का लैपटॉप है या फिर वो HP का लैपटॉप है या फिर वो लेनोवो का लैपटॉप है, एंड नन ऑफ देम इज एन इंडियन कंपनी, इट्स अगेन इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। दोस्तों अगर आप अभी मुझे YouTube पर लाइव देख रहे हैं तो क्या YouTube एक इंडियन कंपनी है? नो, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, गूगल, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ये भी कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड है, बिकॉज YouTube हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, राइट, वहां पर आपकी नजरें कौन से ब्रांड ढूंढती है, राइट। तो आप देखते हैं लेवॉइस, आप देखते हैं लुइस फिलिप, आप देखते हैं एरो, आप देखते हैं वैन ह्यूजन, राइट, ये सारे क्या ब्रांड नेम्स है, सारे के सारे फॉरेन के ब्रांड नेम्स है, राइट। दोस्तों जब आप शूज खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी आपकी नजरें क्या तलाशती है कि कोई मुझे इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाए, मुझे रिबॉक मिल जाए, मुझे नाइक मिल जाए, इन सो ऑन, राइट। यानी हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं दोस्तों, इंटरनेशनल गुड्स से हम घिरे हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और हम फॉरेन के गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम दोस्तों एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया आखिर किन किन चीजों का अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है? जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं स्पाइसेस, मसाला, है ना, फिर उसके बाद ज्वेलरी का इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है जो सूरत से, है ना, एक्सपोर्ट होता है, गुजरात से, और बता रहे हैं डायमंड का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, है ना, हम जेम्स एंड ज्वेलरीज के अच्छे खासे बड़े एक्सपोर्टर हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक का तो हम यूजर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, राइट। और IT सर्विसेज, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, दोस्तों बड़े बड़े जायंट्स हैं और जिनका नाम दुनिया भर में चलता है, तो हम IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस की आपने जामनगर की ऑयल रिफाइनरी के बारे में सुना होगा। रिलायंस की जामनगर की ऑयल रिफाइनरी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरीके से जो टाटा स्टील की फैक्ट्री है दैट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। तो हम दोस्तों स्टील्स का एक्सपोर्ट करते हैं, हम फिर इसके बाद ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम क्रूड ऑयल तो लेकर आते हैं लेकिन उसकी रिफाइनिंग करने के बाद रिलायंस उसको एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आप कुछ बताना चाह रहे हैं? प्लास्टिक के मतलब बीन बैग्स के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपको मालूम है हम कार्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से कारें भी एक्सपोर्ट होती हैं, टू व्हीलर्स भी एक्सपोर्ट होती हैं, यानी बजाज की गाड़ियां आपको सिर्फ इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर भी मिल जाएगी, राइट। तो दोस्तों हम दोनों हैं, हम इंपोर्टर भी हैं और हम एक्सपोर्टर भी हैं, राइट। ओके, सोचो कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो क्या होता, अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो क्या होता?
हो सकता है कि आप जो कार ड्राइव कर रहे हो वो भी किसी फॉरेन ब्रांड की हो सकता है, वो Hyundai की हो सकता है कि वो मर्सिडीज हो सकता है वो ऑडी हो, राइट। ये सारे क्या है, फॉरेन ब्रांड्स, राइट। यानी फॉरेन ब्रांड्स की वजह से आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाती है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के। डोंट यू थिंक कि क्वालिटी भी इंप्रूव होती है? यस, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, राइट। और कंपटीशन आती है जिसकी वजह से हर किसी को एक्सेल करने को मिलता है, अपने आप को ग्रूम अप करने को मिलता है, राइट। यानी कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए, राइट। और हम डरें क्यों कंपटीशन से? उसकी बजाय हम इनवाइट करें इंटरनेशनल ट्रेड को और उनसे हम compete करें, क्योंकि अगर हमने डरा और हमने हमारी इकोनॉमी को बचाया कि नो बाबा नो, नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो फॉरेन कंपनी, तो क्या हम अपने आप को ग्रूम अप कर पाएंगे? कभी नहीं ग्रूम अप कर पाएंगे, राइट। हम आज से 25 साल पुरानी सिचुएशन में ही जी रहे होंगे जब हमारे पास कार खरीदते वक्त सिर्फ मुश्किल से एक या दो ऑप्शन होते थे, या तो हम एम्बेसडर ले लो, राइट, दैट्स इट, एम्बेसडर। और मारुति, तो मारुति में भी जो मारुति सुजुकी है, तो सुजुकी इज अगेन एन इंटरनेशनल पार्टनर, जापान बेस्ड, राइट। मतलब हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं होते, राइट। उसी तरीके से दोस्तों हीरो होंडा, हीरो इज एन इंडियन कंपनी लेकिन होंडा अगेन बाहर की कंपनी, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होते, शायद हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं होती जितनी हमारे पास आज है। इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए बहुत सारी मशीन्स, प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड ऑटोमेटिक मशीन्स, राइट। वो ऑटोमेटिक मशीन्स हम कहां से लेकर आते हैं? बाहर से लेकर आते हैं, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड रियली हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाता है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में पीछे ना रह जाए। यानी हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम उसके बराबर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूमर बनकर रह गए तो देखा जाए तो हम दूसरे देश पर निर्भर होकर रह गए, राइट, आत्मनिर्भर नहीं हुए। जबकि हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर होना है। इज दैट क्लियर? सो इंटरनेशनल ट्रेड इज रियली इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट से नो टू इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं आखिर ये जो जंग है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें आखिर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनली बेनिफिशियल है या फिर फाइनली उसकी कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल है या फिर उसके कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, सो let us discuss about arguments that are in support of international trade। यानी कि यहां पर अब हम कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे जो कि किस बात को सपोर्ट करेंगे कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। ओके तो दोस्तों, लेट अस से कि यहां पर कोर्ट चल रही है और आप सभी इस पक्ष के वकील हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या दलीलें आप अपने पक्ष में पेश करेंगे, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए? यस, दो जवाब आपने दे दिए। सबसे पहला तो आपने जवाब दिया है कि हमें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स रेंज कंज्यूम करने को मिलता है, राइट। दोस्तों, अगर आज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो मेरे हिसाब से हमारे पास सेलफोन के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, राइट। शायद आप अभी 8 GB रैम और इतना इससे भी हायर वर्जन के सेलफोन शायद नहीं चला पा रहे होते, राइट। शायद हम एप्पल के फोन तो कभी देख भी नहीं पाते बिकॉज वी सेड नो टू इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन हमें डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज कंज्यूम करने को मिलता है, दैट इज यस वन ऑफ द एडवांटेज। फिर दूसरा आपने बताया कि सर इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है तो उससे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को कंपटीशन मिलती है एंड विच इज गुड, राइट। दोस्तों, अगर कंपटीशन नहीं होगी तो कोई इंप्रूव ही नहीं करेगा, राइट। अगर आपको ये आशीर्वाद दे दिया जाए कि आप तो सीए इंटरमीडिएट में पास ही होने वाले हो एंड देयर इज लिटरली नो कंपटीशन, राइट। आप तो बस जाना और आपकी डिग्री वहां पर तैयार है। क्या आप पढ़ाई करोगे? क्या मेरा लेक्चर इतना मन लगाकर कभी सुनोगे? नहीं, राइट। तो आप निखरोगे कब? आपकी पर्सनालिटी कब ग्रूम होगी? जब आपस में कंपटीशन होगी और हमें उसमें अच्छा करने को होगा, राइट। सो कंपटीशन बढ़ती है डोमेस्टिक की। अच्छा, इससे डोमेस्टिक मोनोपोलीज भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को इनवाइट नहीं किया तो हो सकता है कोई डोमेस्टिक कंपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ जाए, और मोनोपोली अच्छी चीज नहीं है कंज्यूमर्स के लिए, राइट। बिकॉज फिर कंज्यूमर्स को मजबूर होकर चाहे जो प्राइस मोनोपोलिस्ट कहे हमें उसे वो पे करना पड़ेगा, राइट। तो दो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए, और आप बताना चाह रहे हैं? न्यू मार्केट्स, यस,
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, राइट, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल हमने एक कोई सेलफोन की एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई है ना। अब अगर वो मार्केट सिर्फ इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड है तो हमारी ग्रोथ लिमिटेड हो गई है, लेकिन जैसे ही ओपन अप हुआ मार्केट, वर्ल्ड ओपन अप हुआ, तो हम उस एप्लीकेशन को तेजी से दूसरी सारी कंट्रीज में भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब हुआ, जीमेल हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सारी चीजें बड़े स्केल पर काम कर रही, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही, तो ये सभी लोग इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा उठा रहे हैं, राइट। सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें न्यू मार्केट्स तक एक्सेस मिल जाता है इफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ओपन, राइट। रिलायंस दोस्तों फिर इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं बन पाता अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो, क्योंकि रिलायंस का मैक्सिमम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सब एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। रिलायंस खुद डोमेस्टिकली तो बहुत कम सेल करता है। डोमेस्टिकली तो अगर हमें पेट्रोल भरवाना हो तो हम इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम पर जाते हैं। रिलायंस के भी कुछ स्टेशन है, लेकिन आप भी जानते हो बहुत कम है, राइट। मैक्सिमम जो है उनका वो एक्सपोर्ट है, राइट। शायद इन्फोसिस नाम की कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ नहीं करते तो, राइट। सो वी गेट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। और बताना चाह रहे हो दोस्तों आप, अभी तो खूब एडवांटेजेस बाकी है। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी मिलता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को इनवाइट करें, क्योंकि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया तो ना कोई आपके यहाँ पैसा लगाएगा। अच्छा, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है दोस्तों, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है। यानी फॉरेन की किसी विदेशी कंपनी ने हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ उन्होंने वहां से डॉलर भेज दिए दैट्स इट, आराम से बैठकर देख रहे। नो, they will come with their technology, they will come with their best business practices, they will come with their world class manufacturing processes, and our people would get to learn such processes, right। ये सब किसका फायदा है? इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा है। एमएनसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं तो हमारी भी पर्सनालिटी ग्रूम अप होती है, हमें दुनिया के बारे में पता चलता है। तो एक और फायदा मुझे तो इंटरनेशनल ट्रेड का ये नजर आ रहा है कि हमारी जो पीपल है उनकी लर्निंग बढ़ती है, राइट। दोस्तों जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज का यूजुअली, राइट, लेकिन चाइना बहुत पीछे है हमसे सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने में। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से कर लेती है, राइट, लेकिन ये चीनी लोग ये सब नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ क्या करके रह जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर कर रह जाते हैं, राइट। और आप जानते हो कि सर्विसेज के अंदर यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन skills, right, you need to understand them, you need to make yourself understand to them, right, and that's the advantage that India has, right। तो इंटरनेशनल ट्रेड से हम और ज्यादा ग्रो होते हैं, राइट। और बताओ, और खूब एडवांटेजेस है। हाँ जी, ट्रेड सरप्लस, वेरी गुड, कितना सही पॉइंट बोलो आप कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और अगर हम ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन में आते हैं, बच्चा बच्चा जानता होगा आखिर ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड सरप्लस यानी कि जो आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है इट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, द डिफरेंस इज ट्रेड सरप्लस, राइट। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्सेशन, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज ज्यादा मिलेगा, राइट। अगर हम गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट हमसे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी लेता है। उसी तरीके से एक्सपोर्ट पर भी टैक्सेस मिलते हैं। जब हमारी कंट्री का बिजनेस ग्रो करेगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्सेशन का कलेक्शन मिलेगा, राइट। इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर बिग कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन टैक्सेशन, राइट। रिलायंस हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जीएसटी में, इनकम टैक्स में और तमाम दूसरे सारे टैक्सेस में। दोस्तों डोंट यू थिंक कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इंटरनेशनल? यस, जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं या ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है, तो देखा जाए तो ट्रेड भी जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये सारे मुझे लग रहे बहुत सारे एडवांटेजेस आप और बताना चाह रहे हैं। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। दोस्तों हम जब फॉरेन के गुड्स जो कि अगर हमारी कंट्री की गुड्स से ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाले या ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो इट इंक्रीजेस आवर लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। जितनी भी आप लग्जरी कार देख लेंगे वो सारी की सारी फॉरेन मैन्युफैक्चर है। आप चाहे जगुआर ले लो, चाहे आप मर्सिडीज ले लो, चाहे आप ऑडी ले लो, बीएमडब्ल्यू ले, ये जगुआर तो टाटा मोटर्स ने अक्वायर कर ली, राइट, है ना, ओके। बट फिर भी उसका बहुत सारा प्रोडक्शन बेस जो है वो कहां पर है, बाहर है, राइट। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है व्हेन वी आर कंज्यूमिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद इंप्रूव्ड क्वालिटी, राइट। यानी दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट बहुत सारे हैं क्या? बहुत सारे हैं क्या?
हाँ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार देख लेते हैं दोस्तों आखिर सी इंस्टीट्यूट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स देता है, राइट। मेरे हिसाब से जो सब आपने बोले ना, इससे ज्यादा सोच तो उनकी भी नहीं रही होगी। देखेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। आपको मालूम होगा तो इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था, राइट। और उसके बाद से ही इंडिया ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है, राइट। और इंडिया तो क्या, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन किया उसके बाद ही प्रोग्रेस किया है, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। अच्छा यार, एक चीज हम अच्छी जो करेंगे वो ये है कि जो भी सारे मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो फिर आपको मुझे रिकॉल करके बताने हैं, है ना। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स, वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट यानी जैसा आपने बताया था, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, वी गेट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर। एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझते हो क्या? डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मीनिंग होता है स्पेशलाइजेशन। यानी आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो, आप किसी दूसरी चीज में स्पेशलिस्ट हो, और मैं किसी तीसरी चीज में स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों की स्किल्स का। तो फिर मुझे भी वो जो दो स्किल्स जो आपको आती वो मुझे सीखनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने क्योंकि हर किसी को अलग अलग बनाया है, तो मैं जितने अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, मैं उतने अच्छे से किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं उतने अच्छे से गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। कोई गाड़ी रिपेयर अच्छे से करेगा, कोई डॉक्टर अच्छे से करेगा, कोई टीचर अच्छे से बनेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो एवरीबडी इज स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, और उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हर किसी को एक दूसरे को मिलता है, राइट। और ये तभी होगा जब आप इंटरनेशनल ट्रेड यानी बड़े स्केल पर जाओगे, तो आप और ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर पाओगे, राइट। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन कंपल्स अडॉप्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीजेस डोमेस्टिक मोनोपोलिस। दोस्तों, जब कंपटीशन बढ़ती है ना, तभी कंपनी को समझ आती है कि अब हमें कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, जैसा कि आपने बताया था, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, राइट। आपको मालूम है ना, ये सेलफोन जो आप 10 20 25 30 हजार के अंदर, तो एक बहुत अच्छा सेलफोन आ जाता है, ये नहीं आता 30,000 में भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। तो अगर सिर्फ इंडिया ही सेलफोन मैन्युफैक्चर करता और खुद के दम पर ही सब कुछ करता, तो क्या कॉस्ट कम लगती है? कॉस्ट अब उल्टा ज्यादा लगती, राइट। जो सेलफोन आज की तारीख में 10,000 का आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपको 50,000 में मिलता और लेना भी पड़ता। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर आर डोमेस्टिक मोनोपोलीज, राइट। ओके दोस्तों, अरे हाँ, एक और बेनिफिट भी तो है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वी गेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ताकि वो चीजें जो जरूरी है, जो हमारे देश में होती ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में क्रूड ऑयल बहुत सारा है या कम है? कम है। तो उसके लिए हमें फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत है, और वो कैसे आएगा? बाय एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों, मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, मशीनीकरण और स्पेशलाइजेशन तभी होगा जब हम लार्ज स्केल पर ऑपरेट करेंगे, और लार्ज स्केल पर तभी कर पाएंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स, मैंने बोला था ये वाला पॉइंट, राइट। जॉब्स मिलता है। फिर इसके बाद इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इट रेजेस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, राइट। जैसे कि आपने बताया था, इज दैट क्लियर? या जॉब मिलेगी, इंसान की गरीबी दूर होगी, उसको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होने को होगा, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप में से किसी ने बताया था कि हमें एफडीआई का पैसा तभी मिलेगा जब हम हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, राइट। ओके, गेनफुली डिस्पोज ऑफ, कितना शानदार पॉइंट लिखा है दोस्तों। दोस्तों, इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर, है ना, हम शुगर कैन जैसे शुगर बनती है, ओके, हम शुगर कैन का खूब सारा प्रोडक्शन करते हैं, खूब सारा उसका आउटपुट होता है इंडिया में, राइट। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर शुगर कैन नहीं होता है प्रोड्यूस, क्योंकि शुगर कैन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वैसा वहां पर है नहीं। तो इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया एक सरप्लस प्रोड्यूसर है शुगर कैन का और शुगर का, तो इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट करता है, राइट। अगर सोचो कि इंडिया एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करता तो क्या होता? तो फिर वो सारा का सारा जो आउटपुट है वो इंडिया में ही सेल होता, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता और डिमांड तो वहीं की वहीं है, तो सारी की सारी प्राइसेस क्रैश हो जाती है, और जिससे आपको, मुझको, हम सबको नुकसान होता है, जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनको, राइट। लेकिन थैंक्स टू इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी आर एबल टू गेनफुली डिस्पोज ऑफ आवर सरप्लस आउटपुट, राइट। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन
prices and supply of goods during periods of नेचुरल कैलेमिटीज, राइट? अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, तो हम उस चीज को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और प्राइजेस को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मैंने नहीं बोला था आपको कि जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जॉब करेंगे, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी ग्रूम अप होगी, राइट? सो इट लीड्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एक्सचेंज ऑफ नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? ये है दोस्तों सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, क्या ये आपको याद हो गए? या वैसे देखा जाए तो ये तो सारे वही पॉइंट्स है जो कि आप ही ने मुझे मोस्टली बताए थे, है ना? ओके, आपके पास दोस्तों 30 सेकेंड्स का समय है, आप इनको रीड आउट कर लें। ओके, याद हो गए मैक्सिमम आपको, है ना? ओके दोस्तों, हाँ जी, तो आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल है, इसके सपोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है? सबसे पहला, economic growth and rising incomes. We get access to wider markets, both in quantitative as well as qualitative terms, है ना? और बताओ यार, और क्या है? Wide variety of goods and services, yes. Specialization and mechanization, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस यस, बहुत बढ़िया। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डैश टेक्निकल नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या? हाँ, रिड्यूस इन पॉवर्टी, नहीं वो पूरा सेंटेंस क्या था? रिड्यूस इन पॉवर्टी से पहले क्या था? इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत बढ़िया यार। और बताओ, रिड्यूस, हाँ, रिड्यूसेस डोमेस्टिक मोनोपोलीज, यस। और फिर कंपटीशन, कंपटीशन helps our domestic companies to improve their performance and reduce the cost, है ना? Cost reducing technology, domestic monopolies decrease, yes, domestic monopolies decreases। अच्छा, एक वो भी था क्या, वो सरप्लस वाला, gainfully dispose of surplus output, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी इन प्राइसेस भी होती है ना? और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इवन इन पीरियड्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और कोई सा पॉइंट आप बता रहे थे? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इज यस वन ऑफ द एडवांटेज। इज दैट क्लियर? काफी हो गए दोस्तों, अगर आपको इतने पॉइंट याद है ना तो आपका काम हो जाता है, राइट? ओके दोस्तों, ये हमने देखा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसके लिए कोई निमोनिक कोड बनाने की, इसके लिए सही में निमोनिक कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां होगी जरूरत निमोनिक कोड की, वहां पर हम देखेंगे। ये वो पॉइंट है जो आपको नेचुरली रिकॉल होने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज इतने सारे निमोनिक कोड्स बन जाएंगे कि वो आपस में ही उलझ जाएंगे, ठीक है? तो जो चीजें नेचुरली याद होती है, क्या क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो आप ऐसे ही याद कर ले। ओके दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जिनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, राइट? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। क्या सोच रहती होगी इसके पीछे? अच्छा, वैसे वो जो बोलते हैं वो गलत है, सरासर गलत है, या वो भी कुछ हद तक सही है? वो भी कुछ हद तक सही है, राइट? बीच में आपने देखा होगा कि हमने चीनी गुड्स का बहिष्कार किया था, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना कैमरा नीचे जमीन पर फेंक दिया, तोड़ दिया, और उसने बोला चीनी भगाओ देश बचाओ, राइट? और किसी ने क्या करा हाँ, ऐसा हुआ था और किसी ने क्या किया कि वो फॉरेन के इंपोर्टेड गुड्स लेकर आ गया और उसने उसको सड़क पर आग लगा दी। क्या सोच रहती होगी इसके पीछे? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच गोज अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस? मतलब कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि ट्रेड ओपननेस नहीं होना चाहिए, ये एक धीमा जहर है। क्या सोच है दोस्तों इसके पीछे? अब मान लो कि आप उस पक्ष के वकील हो जो कि अब इस बात में दलील दोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड
नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, क्या नुकसान है इसके? डिपेंडेंसी हो जाती है और हाँ यस, दो 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 बहुत दमदार पॉइंट आपने बता दिए, राइट। सबसे पहला तो आपने ये बताया कि हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, राइट। हम आत्मनिर्भर की बजाय किसी और पर निर्भर हो जाते हैं, राइट। और अगर हम किसी और पर निर्भर है और कल को वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हमारे तो हर तरफ से हाथ ही कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस देश पर हम डिपेंडेंट थे, हम तो उसी, जिस देश से हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, हम तो उसी पर बहुत ज्यादा निर्भर है टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। आपको मालूम है दोस्तों, ये जो हम 4G फोन्स यूज कर रहे हैं ना, इसमें 4G के गियर्स लगते हैं। ये जो टेलीकॉम के टावर रहते हैं इसमें 4G गियर्स रहते हैं। और ये बहुत सारे 4G गियर्स, खास करके एयरटेल कंपनी, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 4G के गियर्स हुआई कंपनी से लेती है। और हुआई पता है कहाँ की कंपनी है? शायद, राइट। अब आप सोचो कि कल को अगर कुछ भी सिचुएशन बिगड़ती है तो कंट्रोल किसके हाथ में है, राइट। इज दैट क्लियर? अगर आप अपने इक्विपमेंट्स, आप अपने जितने गुड्स हैं या जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, वो अगर आप किसी ऐसी कंट्री से ले रहे हो जिससे हो सकता है फ्यूचर में आपका विवाद हो, तो आप तो हर तरफ से ब्लॉक हो गए, राइट, है ना। तब फिर शायद हमको ऐसा लगेगा कि आखिर क्यों हमने इंटरनेशनल ट्रेड किया, काश हम थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो जाते और हम खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर देते। क्या इंडिया नहीं बना सकता था टेलीकॉम गियर? बना सकता था, राइट। ओके, इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो नासा में हैं, काफी सारे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के तो जो चेयरमैन है वो खुद ही इंडियन है। इनफैक्ट इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो गूगल में, और गूगल के जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है। तो जब हमारे देश का टैलेंट बाहर देश में जाकर टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठ सकता है, तो क्या ये चीजें इंडिया में डेवलप नहीं हो सकती? क्या इंडिया एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सकता? क्या इंडिया जीमेल जैसा एक ईमेल डिजाइन नहीं कर सकता? क्या इंडिया व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन नहीं बना सकता है? क्या क्या हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जो वैसी एप्लीकेशन बना सके? बना सकता है, राइट। तब ऐसा लगता है यार, क्यों हम बाहर की कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी रख रहे हैं? आज आपका मेरा हम सबका डेटा फॉरेनर्स के पास है यार। आपका सारा डेटा, आप जहां कहीं पे भी जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना बाद में खाते हो, पहले आप सेल्फी डालते हो, स्टेटस डालते हो इंस्टा पर, इससे उनको मालूम चल जाता है अच्छा ऐसा कुछ है, राइट। सो दे हैव एवरी इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, हम किस जगह पर जा रहे हैं, हमारी लोकेशन ट्रैक होती है, राइट। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जाती है? फॉरेन में जाती है, राइट। तब ऐसा लगता है कि व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो क्रिएट एवरीथिंग दैट दे हैव क्रिएटेड, राइट। हम आर्म्स एंड एम्युनिशन विदेश से खरीदते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर फाइटर प्लेन्स आते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस आते हैं, सब कहाँ से आते हैं दोस्तों? फॉरेन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, रशिया से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, राइट। तो इसराइल से आते हैं, राइट। तो ये हम इन सारी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। अब आप एक बात सोचो दोस्तों, गहरी ये सोचने वाली बात, क्या वो चाहेंगे कि इंडिया की उसके आसपास के देश के साथ शांति बनी रहे, या वो चाहेंगे कि शांति नहीं बनी रहे? क्योंकि बनी रहेगी तो क्या आप उनसे आर्म्स एंड एम्युनिशन इक्विपमेंट खरीदोगे? नहीं। देखो यार, ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। यहाँ पर हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठा है, राइट। तो दोस्तों, क्यों हम आखिर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें? हम अपना खुद का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? माना थोड़ा देर सवेर करेंगे, लेकिन कर तो पाएंगे। यस, तो आपने बहुत अच्छे दो पॉइंट्स बोले। एक तो आपने बोला डिपेंडेंसी हो जाएगी, जो कि आगे जाकर मुश्किल दे सकती है, और आपने बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हो सकता है हम कुचल दें, क्योंकि फॉरेनर्स जो आएंगे वो बड़ा पैसा लेकर आएंगे, बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर हो सकती है। और बताओ यार, क्या आर्गुमेंट है इन अगेंस्ट ट्रेड? ट्रेड डेफिसिट होगा तो हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, और इंफॉर्मेशन हमारी सारी की सारी बाहर जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो एक तो इंफॉर्मेशन हमारी बाहर जाएगी, जो वैसे अभी जाती ही जाती। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कदम उठाए, शायद हमारे यहाँ पर अभी डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि इंडिया का डेटा, यार भयंकर डिपेंडेंसी होती है अगर आपका सारा डेटा उनके पास है, तो कल को अगर उन्होंने कट कर दिया डेटा कनेक्शन, क्या होगा? एज सिंपल एज दैट, राइट। और सिचुएशन कभी भी वर्ल्ड लेवल पर स्टेबल नहीं रहती, वो कभी भी किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, राइट। आप तो देख ही रहे हैं जैसे अफगानिस्तान तालिबान है, राइट। सो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। ओके, और क्या बताया था आपने पॉइंट?
हाँ, अगर आप बाहर के गुड्स कंज्यूम करोगे तो आपके देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा यार, है ना? आप एक तरफ तो बोलते हो कि हमें रोजगार चाहिए और दूसरी तरफ आप ही फॉरेन का गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो रोजगार आप ही तो दोगे अपने वालों को। और रोजगार अगर आप बाहर का गुड्स कंज्यूम कर रहे हो वहां वालों को रोजगार मिलेगा, राइट? तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, हमारे यहाँ की करेंसीज जो है वो डिप्लीट होंगी, वो बाहर जाएंगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। हम कहते हैं रुपया गिर रहा है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, कैसे नहीं गिरेगा जब हम इतनी हैवी कंजम्पशन करेंगे बाहर के गुड्स का, तो उनको ही मजबूती मिलेगी ना, उनकी करेंसी को ही मजबूती मिलेगी ना, राइट? ओके दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, वैसे तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड का वन ऑफ द एडवांटेज रहता है दैट इट हेल्प्स इन हार्मोनाइज रिलेशन विद योर ट्रेड पार्टनर्स। जैसे कि हम इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्मोनाइज रिलेशंस के लिए, बिकॉज चाइना भी जानता है कि हम इंडिया को बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है, तो हम इंडिया से सीधा पंगा नहीं ले सकते, राइट? अदरवाइज इट वुड स्टॉप कंजम्पशन, जिसकी वजह से चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो अफेक्ट होगी, राइट? तो कहीं ना कहीं ट्रेड वैसे तो हेल्प करता है हार्मोनाइज रिलेशन में, दैट्स एन एडवांटेज। लेकिन अगर आपने कुछ बैन लगाना शुरू किया फॉर व्हाट्स एवर रीजन, तो हो सकता है कि ट्रेड हार्मोनाइजेशन की वजह ट्रेड राइवलरी डेवलप हो जाए, राइट? या फिर हो सकता है कि आप भी अमेरिका के किसी ऑर्डर के लिए बिड कर रहे हैं, इंडिया भी, और चाइना भी अमेरिका के किसी ऑर्डर के लिए बिड कर रहा है, राइट? तो आपस में पता चला कि हमारी राइवलरी हो गई। इज दैट क्लियर? सो इट मे लीड टू ट्रेड राइवलरी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दोस्तों यस, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस। एक बार देखते हैं दोस्तों ऑफिशियली आखिर क्या क्या चीज है। नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, राइट? जब भी हम फॉरेन के गुड्स को लेकर आते हैं तो वो थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तो मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। सो देयर कुड बी नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, ये सारे आपको याद भी रखने हैं, ठीक है? फिर इसके बाद, हाँ कितना सही पॉइंट लिखा है, इज इंटरनेशनल ट्रेड इक्वली बेनिफिशियल? नहीं, राइट? दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े देश है ना, ये हमेशा अपना ही फायदा देखेंगे। यानी अमेरिका की बात कर लो, या फिर आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना की बात कर लो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का भला करने के लिए नहीं बैठा है कि यार मैं तो इंडिया का भला करूंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? तो क्या होता है कि वो लोग कुछ इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को चलाते हैं जिससे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो उनको ज्यादा एडवांटेज होता है, राइट? अब इंडिया तो फिर भी देखो बड़ा देश है, लेकिन जो छोटे छोटे देश है ना वो इस इंटरनेशनल ट्रेड में सरवाइव। अब जो छोटा देश है उसमें क्या तो टेक्नोलॉजी होगी, उसमें क्या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, क्या तो उनको टैलेंट मिलेगा एम्प्लॉयज का, राइट? तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें, वो रिसोर्सेज किसके पास होंगी? रिसोर्स रिच कंट्रीज के पास होंगे, और ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा उन्हीं के फेवर में जाएगा, ठीक है? ओके, एक बात आपको मालूम है ना, आप सीधे सीधे चाइना को कुछ बैन नहीं कर सकते हो। यानी अगर सरकार ठान भी ले कि हमें चाइनीज गुड्स का कंजम्पशन नहीं करना है, तो भी आप बैन नहीं कर सकते। आपको मालूम है ना, इंडिया डजंट हैव पावर, नन ऑफ द कंट्रीज हैज पावर टू बैन गुड्स। आप बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आपने बैन करा तो डब्ल्यूटीओ से आपको बाहर कर देंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको बाहर कर देंगे, और अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए तो आपके सारे एक्सपोर्ट्स भी गए, इंपोर्ट्स भी गए। और इंपोर्ट्स गए मतलब जिस कंट्री से आपने बैन करा सिर्फ उसके नहीं गए, जितनी दूसरी कंट्रीज है वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। सो यू हैव टू जस्ट सर्वाइव द कंपटीशन। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल, राइट? फिर इसके बाद प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों इंडिया की कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अगर हम धीरे धीरे कंज्यूम करें तो वो वापस से रिफिल भी होते चले जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आप उनको ज्यादा तेजी से डिप्लीट करते चले जाएंगे और हमारी ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? सो देयर कुड बी प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिमांड इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, यार आपके सामने एक फॉरेन की ब्रांड का गारमेंट रख दिया जाए, शर्ट, और एक लोकल इंडियन ब्रांड रख दिया जाए, डेफिनेटली आपका हाथ किस पर जाएगा? फॉरेन ब्रांड, राइट? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट आप बोलोगे यार फॉरेन का ब्रांड है, राइट? तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जब फॉरेन का ब्रांड जैसे ही पिक्चर में आता है तो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पीछे धकेल देते हैं, विच इज नॉट गुड, राइट? सो डिमांड इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक क्राइसिस इज ट्रांसमिटेड रैपिडली। रिस्की डिपेंडेंस, ये तो आपने मैंने बात कर ली थी, राइट? कि आपकी निर्भरता बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड देयर कुड बी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इन टाइम्स ऑफ वॉर्स।
excessive exports may cause shortages of commodities that would lead to high inflation. आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर मैंगो है ना, वो सबसे ऊंचा ब्रांड कौन सा था मैंगो का? हापुस आम। हापुस आम से भी आप बता रहे ऊंचा आता है, पर कहाँ मिलता है दोस्तों देखने को इंडिया में? वो तो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, राइट? तो यही तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस चीज जो अच्छी क्वालिटी का गुड्स है वो तो आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। और हम बी ग्रेड या सी ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड वाला कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जबकि वो हमारे देश में रहा और हम विदेश में दे रहे हैं, राइट? सो एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स मे कॉज शॉर्टेजेस ऑफ कमोडिटीज दैट माइट लीड टू इन्फ्लेशन, राइट? फिर इसके बाद दोस्तों जो जेन्युइन कंट्री की नीड्स है उसमें पैसा लगाने की बजाय हम वहां पैसा लगाने लग जाते हैं जहां से कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और दूसरे देश का हम भला कर पाए उन गुड्स को एक्सपोर्ट करके, जबकि हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है जिससे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का कंजम्पशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ट्रेड में ब्रीड राइवलरी ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर कंपटीशन। अगर इंडिया चाइना के बीच में कंपटीशन हो गया अमेरिकन ऑर्डर के लिए, तो पता चला हार्मोनाइज रिलेशन की बजाय क्या हो जाएगा, देयर कुड बी राइवलरी, राइट? ओके। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कल को उठाकर चाइनीज गवर्नमेंट कोई सा फरमान निकाल दे। आपने तो अपने इंडिया में बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, सोचा कि प्रोडक्शन करूंगा और कहां पर, चाइना में एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया इंपोर्ट पर, फॉर व्हाट्स एवर रीजन, राइट? आपका तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स डूब गया, है ना? जब लॉकडाउन हुए थे, जब 2020 की बात है, तब टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार ये लटकी थी, क्योंकि टाटा मोटर्स इज द ओनर ऑफ जेगुआर, और जेगुआर की कार का जो बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है वो है चाइना, यानी चाइना में जेगुआर की कार काफी चलती है। अब जहां आपने बैन लगाना शुरू करा वहां पर फिर वो लोग भी उनका कंजम्पशन डाउन करेंगे, और इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है वहां पर, क्या होगा आखिर उसका, राइट? सो देयर कुड बी लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंपोर्ट बैन, राइट? ये सारी चीजें हैं दोस्तों विच आर अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस, राइट? ओके, कि ट्रेड जो है वो ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। दोस्तों आपके पास 30 सेकेंड का समय। ओके, क्या आपने याद कर लिया दोस्तों कि आखिर क्या है वो आर्ग्यूमेंट जो कि अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस है? हाँ जी, बताएंगे दोस्तों आप मुझे। सबसे पहला तो आप बता रहे हैं इट मे ब्रीड राइवलरी इन केस ऑफ सीवियर कंपटीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट किसी भी सीक्वेंस में बोला, देखो वो तो सारी सीक्वेंस सही है। हाँ, और रिस्की डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज स्पेशली इन टाइम्स ऑफ वॉर, और क्या? नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ईच कंट्री, हाँ राइट। ओके, फिर इसके बाद नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स डैश लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है ना? और बताओ यार, अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हो आप। हाँ जी, हाँ, शॉर्टेज ऑफ, हाँ, एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स में लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड लीड टू इन्फ्लेशन। एक्सेसिव एक्सपोर्ट करा, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गया, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गया, इधर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और बता रहे हैं हम, हाँ, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? अगर आपने एक्सेसिव यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करा या फिर प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करा, तो फिर अल्टीमेटली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो जाएगा। और बताओ यार, अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हो आप। इन, हाँ, फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना? इनक्री डिमांड फेवर्स फॉरेन गुड्स एज अगेंस्ट डोमेस्टिक गुड्स। और बताओ यार, और क्या क्या पॉइंट्स है?
प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यस ये हो गया। यही थे सारे पॉइंट्स, है ना, एक बार देख लेते हैं ना। ओके दोस्तों, ये देखें हमने सारे के सारे पॉइंट्स। ओ, इस बार धीरे धीरे आ रहे। हाँ ये हो गए थे ना दो, नेगेटिव लेबर, प्रॉफिट ड्रिवन भी हो गया था, डिमांड इन फेवर ऑफ फॉरेन रिस्क डिपेंडेंस भी हो गया था, एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स भी हो गया था। ये एक्चुअल डिस्टॉर्शन, राइट, डिस्टॉर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स अवे फ्रॉम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ अ कंट्री एंड इट मे ब्रीड राइवलरी। और फिर उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट। गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई भी पॉलिसी चेंज कर दे या फिर हो सकता है बैन लगा दे, तो आपने इतना बड़ा जो सेटअप क्रिएट करा है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे एंड सो ऑन, वो सारा का सारा सेटअप धरा रह जाएगा, राइट। ओके दोस्तों, ऑल इन ऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के फायदे भी हैं और इंटरनेशनल ट्रेड करने के नुकसान भी है। लेकिन दोस्तों फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? हाँ आपका क्या कहना है, फायदे ज्यादा हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के या नुकसान ज्यादा है? आप क्या पसंद करोगे? आज जज जज साहब क्या फैसला लेने वाले हैं? इंटरनेशनल ट्रेड करने के फायदे तो हैं, राइट। और जहां तक ये सवाल है कि इट इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल, यू आर गेटिंग डिपेंडेंट, तो आप अपने आप को किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, राइट। यानी अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो तो फिर आप भी कुछ ऐसा करो कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, जब डिपेंडेंसीज आपस में क्रिएट होंगी तो फिर वो राइवलरीज और ये सारी चीजें नहीं होंगी, राइट। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, और इस यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम उस पर आ रहे हैं, एंड दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आखिर क्या होती है? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें बताती है व्हाई डू वी इंपोर्ट, हम आखिर इंपोर्ट क्यों करते हैं। और दूसरा वो हमें बताती हैं इज इट बेनिफिशियल टू एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। व्हाई डू वी इंपोर्ट, व्हाई कैंट वी मैन्युफैक्चर एवरीथिंग इन आवर कंट्री, राइट, एंड इज इट बेनिफिशियल टू एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 5 थ्योरीज हैं। ये 5 थ्योरीज आखिर कौन कौन सी हैं? सबसे पहली थ्योरी है दोस्तों द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। दूसरी थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट थ्योरी होगी द हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, एंड लास्ट थ्योरी वुड बी द न्यू ट्रेड थ्योरी। ये 5 थ्योरीज दोस्तों हमें पढ़नी है। जिस दिन हमने 5 थ्योरीज कंप्लीट कर ली उस दिन ये चैप्टर ही कंप्लीट, मतलब ये यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर तो काफी बड़ा है। ओके तो दोस्तों लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट थ्योरी कॉल्ड एज द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम समझते हैं आखिर ये मर्केंटलिस्ट व्यू क्या है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्लाइड शो से पढ़ा रहा हूँ, है ना, और यही सेम सीक्वेंस आपके नोट्स में भी आपको नजर आएगी, राइट। मतलब मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट लिखे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस लिखे हैं, ये सारे वही इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, है ना। ओके मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ही अपना ये लेक्चर ओवर हुआ, आपको सिंपल क्या करना है, घर पर उसको एक बार रीड कर लेना है, और रीड करते वक्त आपको चीजें अंडरलाइन कर लेनी है, राइट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल है उसकी साइज है रफली 400 पेजेस, एंड यू रियली वोंट हैव टाइम टू रिवाइज ऑल 400 पेजेस ऑन द लास्ट डे, क्योंकि पहले तो 60 नंबर का तो एफएमई बैठा हुआ है, उसको रिवाइज करोगे। टोटल मेरे हिसाब से आपके पास रफली 20 आवर्स के आसपास होते हैं टोटल रिवीजन करने के लिए। लास्ट डे 20 से 24 आवर्स के बीच में होते हैं, जिसमें से रफली आप 10 to 15 आवर्स तो एफएम को दे दोगे, राइट। और बचे आपके पास 10 आवर्स। अब 10 आवर्स के अंदर 400 पेजेस रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको चीजें अंडरलाइन कर करके रख लेनी है अपनी किताब में, है ना। और ये अंडरलाइन करी हुई चीजें वो चीजें होनी चाहिए अंडरलाइन करी हुई जो कि बस आखिरी दिन आपने वो अंडरलाइन करी हुई चीजें पढ़ी ना तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। इज दैट क्लियर? एग्जाम में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कि डिक्टो लैंग्वेज वहां पर लिखकर आ पाए। इतना बड़ा सिलेबस रहता है, क्या क्या चीजें आप डिक्टो लिखोगे, राइट। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ एनी एग्जाम इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द क्रक्स। आपको उसके मेजर पॉइंट्स, आपको बज़वर्ड्स याद होने चाहिए, बाकी तो आपको वहां पर मन का ही लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन हाँ, एक बार आपको उसकी थॉरो रीडिंग अपने स्टडी मटेरियल की लगानी पड़ेगी, राइट। ओके दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स को स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना, इसके अलावा आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है। आईसीआई जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो उनके पास आंसर लिखा हुआ रहेगा चेक करते वक्त, वो किसी फैकल्टी का नोट्स का नहीं लिखा रहेगा, वो उनके पास उन्हीं के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखी होगी, राइट। तो क्योंकि उन्हीं की लैंग्वेज से आपका आंसर चेक होने वाला है, तो व्हाई डोंट वी स्टडी देयर लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए आपको स्टडी मटेरियल से ही इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, राइट। उसकी कोई अलग से किताब की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये जो समरी है, अगर ये समरी अगर मिल जाती, जैसे आपने ये समरी बनाई या फिर आपने ये समरी बनाई, राइट, तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड शो को अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, राइट। तो अगर आपको ये समरी चाहिए तो आप इस समरी को भी रेफर कर सकते हो, राइट। ये समरी मेनली कहाँ पर भी हेल्प करेगी, जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपको अंडरलाइन करने में भी हेल्प कर देगी, राइट। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर सारे बज़वर्ड्स लिए हैं, इज दैट क्लियर। मैं अगर आखिरी दिन ये इसको रिवाइज कर लूँ, मल्टीपल करेंसीज हेटेरोजेनिटी, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो आई वुड बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन, राइट। या फिर आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्ट और फेवर आए और मैंने इतना भी रिवाइज कर लिया ना तो बहुत है, कौन सा आप एक एक वर्ड पढ़ के भी जाते तो रिवाइज वहां पर लिख पाते, राइट। आपको तो बस वर्ड्स याद रखने, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमें कितनी थ्योरीज पढ़नी, 5 थ्योरीज पढ़नी। लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट थ्योरी, द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि दोस्तों हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम आज से लगभग 100 साल पहले पहुंच गए हैं, राइट। जहां पर कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनका बोलबाला था। आपको मालूम होगा ना, आज से 100 साल पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज की गिनती में काउंट होती थी, उसमें रोमन एम्पायर, इटली, जर्मनी, हिटलर का देश, राइट, जर्मनी, फ्रांस, ये या फिर यूके जिसने की पूरी दुनिया पर राज किया था, राइट। और आपको भी मालूम है कि वो लोग आखिर इंडिया में कैसे आए थे और किस बहाने से आए थे, राइट। कैसे आए थे, इंटरनेशनल ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो दोस्तों ये जो मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ना, ये उस जमाने की थ्योरी है ना। उस जमाने में देखना दोस्तों, ये जो थ्योरी है इसमें सोच आखिर क्या रहती थी, इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त आखिर क्या सोच रहती थी। सबसे पहला, ये जो थ्योरी है ये कहां से आई है, ये यूरोप से आई है। यूरोप यानी वही जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, राइट, वहां से ये थ्योरी आई है, ठीक है। ओके, वो लोग आखिर ट्रेड करते वक्त क्या सोच रखते थे, वो सोच रखते थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। क्या सोच रखते थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, राइट। यानी कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरी कंट्री को, तो बदले में हम क्या करेंगे, उनसे प्रीशियस मेटल्स कलेक्ट करेंगे। आज से 100-200 साल पहले इतना ज्यादा डेवलप थोड़ी ना था करेंसी मार्केट। आज से कई वर्षों पहले तो अशर्फियां चलती थी, सोने के सिक्के चला करते थे, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको मालूम है कैसे होता था, अगर यूके, ब्रिटेन इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो इंडियन करेंसी पर कोई भरोसा नहीं करता है। वो तो कहता है आप तो गोल्ड दो, गोल्ड में बात होगी, हमने आपको ये सारे गुड्स एक्सपोर्ट करें, अब इसके बदले में हमें इतना किलो गोल्ड चाहिए, राइट। तो उनकी पता है सोच क्या रहती थी, बिकॉज गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सिल्वर इज अ प्रीशियस मेटल, राइट। तो एक्सपोर्ट करते जाओ, एक्सपोर्ट करते जाओ और दूसरे के देश का खजाना अपने देश में लाते जाओ। यानी अगर आपको अमीर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ रिच कंट्री इन द वर्ल्ड, देन यू हैव टू मैक्सिमाइज योर exports and minimize your imports. Is that clear? क्योंकि उनका कहना था that trade is a zero sum game. Trade क्या होता है, जीरो सम गेम, राइट। जीरो सम गेम का आखिर मीनिंग क्या होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने शर्त लगा ली कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, देखना यार बेटा कौन जीतेगा, राइट। आपने बोला सर ये कंट्री जीतेगी, मैंने बोला नहीं ये कंट्री जीतेगी, आपकी मेरी शर्त लग गई। लेट अस से कि आप जीत गए, मैं हार गया, मैंने 100 रुपए निकालकर आपको दे दिए शर्त। क्या इससे कोई प्रोडक्टिव काम हुआ देश में, नहीं, राइट। सिंपल, मेरी पॉकेट से पैसा निकलकर आपकी पॉकेट में चला गया, राइट। तो इस थ्योरी का कहना है कि ऐसा ही इंटरनेशनल ट्रेड है कि एक की जेब में से पैसा निकलकर दूसरे की जेब में जाएगा। तो दूसरे की जेब से पैसा निकालो, और पैसा कैसे निकालो, बाय एक्सपोर्टिंग। हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उससे हम प्रीशियस मेटल्स कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर इफ यू वांट टू बी रिच यू हैव टू मैक्सिमाइज योर एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइज योर इंपोर्ट्स, राइट। लेकिन दोस्तों क्या ये अच्छी सोच है, नहीं, ये सही सोच नहीं है, राइट। इस थ्योरी को बाद में काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने गलत प्रूव कर दिया कि अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं हो पाएगा।
क्योंकि एक कंट्री बोल रही मैं एक्सपोर्ट करूं पर मैं इंपोर्ट नहीं करूं, तो दूसरी कंट्री भी यही बोलेगी ना बाबा ना, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं आपको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मतलब फिर तो हर कोई बोलेगा एक्सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इंपोर्ट के लिए हमारी बॉर्डर्स क्लोज्ड है, तो खत्म ही हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। फिर दोस्तों इस थ्योरी को बाद में गलत प्रूव किया गया, और फिर एक नई थ्योरी आई मार्केट में जिसने की तहलका मचाया, और वो थ्योरी क्या थी? द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, है ना। ये थ्योरी दोस्तों बताई थी मिस्टर एडम स्मिथ ने, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी के नाम के साथ साथ थ्योरी आखिर किसने बताई थी वो भी आपको याद एग्जाम में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जालिम क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि एडम स्मिथ ने जो थ्योरी बताई थी उसके बारे में लिखो 5 मार्क्स। तो अगर आप सिर्फ नाम से याद रखकर गए हो द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि एडम स्मिथ ने बनाई थी, तो फिर हम वहां पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। ओके, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रिस्क्राइब बाय मिस्टर एडम स्मिथ। दोस्तों इस थ्योरी को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। ये थ्योरी अगर आपने अच्छे से समझ ली तो इसकी नेक्स्ट वाली थ्योरी और उसके नेक्स्ट वाली थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। अब सारी थ्योरीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट चलने वाली, यानी एक दूसरे की चेन बनाकर चलेगी। दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझाने के लिए मिस्टर एडम स्मिथ ने एक एग्जाम्पल लिया, राइट। उन्होंने कहा ये रही दुनिया, राइट, ये रहा वर्ल्ड मैप, राइट। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज की एक साथ बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कितनी कंट्रीज की बात करता हूँ? 2 कंट्रीज की बात करता हूं, राइट। और जो चीज मैंने 2 कंट्री पर प्रूव कर दी वो 100 कंट्री पर भी प्रूव हो जाएगी, राइट। ओके, अब एक कंट्री के अंदर एक ही तरह के गुड्स होते हैं, बहुत सारे तरह के गुड्स होते हैं, हजारों और लाखों वैरायटीज होती है, राइट। तो मैं कहाँ लाखों वैरायटीज ऑफ गुड्स की बात करूंगा? तो मैं एक काम करता हूं, नंबर ऑफ कंट्रीज भी 2 लेता हूं और नंबर ऑफ गुड्स भी 2 लेता हूं, राइट। यानी व्हाट ही सेड इज आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ 2 by 2 मैट्रिक्स। मैं क्या कर रहा हूं? 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, राइट, जिसमें आप देख पा रहे हैं देयर आर 2 कंट्रीज, राइट। वन इज कंट्री ए एंड अनदर इज कंट्री B, right? And we have taken 2 commodities where one is wheat and another is clothes, right? Okay. दोस्तों wheat का जो प्रोडक्शन है वो हम कैसे मेजर करने वाले हैं? How many bushels per hour? यानी 1 घंटे काम करके लेबर आकर कितना बुशल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर देता है। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप इसको केजी समझ लो, राइट। ओके, क्लोथ, क्लोथ का भी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? कितना यार्ड क्लोथ हम प्रोड्यूस करते हैं पर आवर। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, थोड़ा सा मैट्रिक्स आप मुझे समझकर बताइए कि जो कंट्री ए है वो व्हीट कितना प्रोड्यूस करती पर आवर? 6 बुशल्स पर आवर वो लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। वहां के जो लोग है, कंट्री ए के जो लोग है वो, है ना। और अगर उनको क्लोथ्स बनाने को बोला जाए तो फिर वो 1 आवर में कितना यार्ड कपड़ा प्रोड्यूस कर देंगे? 4 यार्ड्स, ठीक है। ओके, वहीं दोस्तों दुनिया के किसी कोने में बसी हुई है कंट्री बी, और कंट्री बी के जो लोग हैं ओ कच्चे हैं ना, ये लोग क्या प्रोडक्शन करने में कच्चे हैं ये लोग? वीट, राइट। वीट अगर वो 1 घंटा मेहनत करते तो सिर्फ कितना बुशल प्रोडक्शन कर पाते हैं? 1 बुशल प्रोडक्शन कर पाते हैं। लेकिन ये लोग पक्के हैं क्या प्रोड्यूस करने में? क्लोथ्स, जहां पर ये लोग अगर 1 आवर काम करें तो 4 यार्ड्स की बजाय कितना यार्ड प्रोडक्शन कर लेते हैं? 5 यार्ड प्रोडक्शन कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब 2 मिनट के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इस पीपीटी को इग्नोर करें और आप मेरी तरफ देखें। अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं, है ना, और 2 भाई में से एक भाई है जो कि डॉक्टरी अच्छे से कर लेता है, लेकिन उसको इनकम टैक्स, उसको लीगल मैटर्स, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट्स, ऑडिट नहीं समझता है। दूसरा भाई है जिसको कि डॉक्टरी का कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही नोज अबाउट दिस एस्पेक्ट्स। अब दोनों भाई कहते हैं कि नहीं, हम अलग अलग, यानी आप अपना देखो और आप अपना देखो, एंड लेट अस मेक एन असम्पशन कि उस पूरे कंट्री में बस वही एक घर है और जहां पर यही 2 भाई रहते हैं। दोस्तों अगर पहले भाई को अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ काम पड़ा, वो क्या करेगा? वो अपना डॉक्टरी का समय निकालेगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसे ही फिर वो काम भी करना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, राइट। ओके, जिसमें ही इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही इज स्पेंडिंग अ टाइम इन द एरिया वेयर ही इज नॉट एन एक्सपर्ट, राइट। सिमिलरली जब दूसरा भाई है और दूसरा भाई जब बीमार पड़ेगा, राइट,
तो वो क्या करेगा, वो किताबें खोलकर बैठेगा, राइट, चिकित्सा की किताबें खोलकर बैठेगा और देखेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या सिम्टम्स है और उसका इलाज क्या है। डज इट मेक सेंस? नो, राइट? Because you cannot be expert at everything, right? So you have to specialize in one thing. Therefore one becomes a doctor and another becomes a chartered accountant. और जब भी डॉक्टर से आपको रिटर्न फाइल करवाना रहता है वो खुद से नहीं करेंगे, वो कहाँ आएंगे? और जब भी सीए साहब बीमार होंगे वो कहाँ जाएंगे? खुद से इलाज नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब, राइट? तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है कि एक इंसान खुद ही सब कुछ सीखे या फिर वो वही सीखे जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करता है, वही सीखे जिसमें वो स्पेशलाइजेशन नहीं, तो क्या फायदा है सारा सीखने में, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर फिर अगर हम सारा काम करेंगे तो हमारी इनएफिशिएंसीज आएंगी, हमारी इनएफिशिएंसी आएंगी ना। अरे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया गया कि लड़े से कि आपको कपड़े भी अपने लिए खुद ही बनाने, तो फिर तो आप सुबह से शाम तक वो सारे ही काम करते रह जाओगे। इज दैट क्लियर? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वो करते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट है और बाकी चीजें हम दूसरों पर छोड़ते हैं। और यही सबसे एफिशिएंट तरीका और इसी तरीके से दुनिया चलती है, राइट? उसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कंट्री ए है कायदे से वो किस में एक्सपर्ट है? आप मुझे बताना चाहेंगे कि कंट्री ए के पीपल वो किस में एक्सपर्ट हैं? वीट बनाने में एक्सपर्ट है, यानी कंट्री ए के जो वर्कर्स हैं या जो लेबरर्स या जो कंट्री ए की पॉपुलेशन है, अगर उनके पास 1 आवर अवेलेबल है तो उनको कहाँ डाइवर्ट करना चाहिए वो 1 आवर? वीट प्रोड्यूस करने में। और लेट अस से उन्होंने 1 आवर डाइवर्ट किया तो वो कितना वीट प्रोड्यूस कर देंगे? 6 बुशल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। उसी तरीके से दोस्तों जो कंट्री बी है ये किस चीज में एक्सपर्ट है? हाँ, क्लोथ्स बनाने में एक्सपर्ट है, यानी कायदे से कंट्री बी के पीपल को क्या करना चाहिए? क्लोथ्स बनाना चाहिए। बट दी प्रॉब्लम है कि कंट्री ए वालों के पास खाने के लिए तो है लेकिन अभी, और जो कंट्री बी वाले हैं उनके पास पहनने के लिए तो है लेकिन खाने के लिए नहीं है, राइट? दोस्तों क्या चाह रहे हैं अब आप मुझसे? राइट, ओके। यानी कंट्री ए बेसिकली क्या करेगा? वीट का एक्सपोर्ट करेगा, है ना? वीट का एक्सपोर्ट किसको करेगा? कंट्री बी के पीपल को, राइट? ओके। लेट अस मेक एन असम्पशन कि कंट्री ए के पीपल ने 1 आवर काम किया और 1 आवर काम करके उन्होंने कितना बुशल्स प्रोड्यूस कर दिया? 6 बुशल्स प्रोड्यूस कर दिया, राइट? हम यहाँ पर वीट को W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? अब उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया? 6W उन्होंने एक्सपोर्ट किया, यानी 6 यूनिट्स ऑफ वीट उन्होंने एक्सपोर्ट किया, ओके। इसके बदले में कंट्री ए ने कहा कि हम आपको 6W देंगे, आप हमें 6C दें, मतलब कुछ भी उनके बीच में तय हुआ, राइट? ओके। तो कंट्री बी ने कहा ओके वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम आपको क्या दे देंगे? 6C दे देंगे, है ना? ओके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो ट्रेड हो गया है, राइट, इससे फायदा क्या हुआ? तो आप एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए आप अपने आप को कंट्री ए का वासी माने, है ना? आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? कंट्री ए में रहते हैं। क्या कंट्री ए के वासियों को कोई फायदा हुआ है? राइट? कपड़े कपड़े तो मिल ही गए हैं, कपड़े तो वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन फायदा क्या हुआ? कपड़े मिले ये फायदा हुआ, ज्यादा कपड़े मिले ये फायदा हुआ। ज्यादा कपड़े मिले क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी का 1 आवर अगर वीट बनाने की बजाय क्लोथ्स बनाने में डाइवर्ट करते तो वो सिर्फ कितने ही क्लोथ्स प्रोड्यूस कर पाते, और लेकिन उन्होंने अपना 1 आवर कहां डाइवर्ट कर दिया? वीट में। और वो 6W देकर बदले में कितने सी लेकर आ जाए? 6C। यानी गेन कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? 2W का उनका फायदा हुआ, 2C का उनका फायदा हुआ, राइट? किसका फायदा हुआ? 2C का। कंट्री ए का फायदा हुआ 2C का। मेरे गहरे सवाल का जवाब देवें, अगर दोस्तों 6W और 6C का एक्सचेंज लगातार होता चला जाता है, क्या कंट्री ए के पीपल को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? इनफैक्ट उनको तो खुशी होगी यार कि 1 घंटा हम क्लोथ बनाते तो 4 ही बना पाते, और वही 1 घंटा हमने क्या करा, क्योंकि हम उसमें अच्छे थे तो हमने क्या कर दिया? वीट बना दिया, और वीट एक्सपोर्ट करके बदले में क्या ले आए? क्लोथ्स लेकर आ जाए, है ना? ओके। यानी हमारा कितने सी का फायदा हो गया? 2C का फायदा हो गया, यानी अब हमें क्लोथ्स का कंजम्पशन ज्यादा करने को मिलेगा ना। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अगर कमोडिटी की टर्म्स में देखें तो 2C का फायदा हुआ है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी का कुछ समय भी बचा लिया, क्योंकि आपको 6C प्रोड्यूस करने में कितना समय लगता मालूम है? 1.5 आवर लगता, आपको 1.5 आवर लगता, लेकिन वही 6C आपने इंटरनेशनल
ट्रेड के थ्रू लेकर आ गए, कितने आवर में? सिर्फ 1 आवर में। यानी आपने सेविंग कितना, या जिंदगी में अगर आपने समय भी बचा लिया तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कितना समय बच गया? 30 मिनट या फिर हाफ एन आवर बच गया, राइट। तो ये जो कंट्री ए है, इट हैज एक्चुअली गेन्ड 2C और इट सेव्स हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट्स ऑफ लेबर टाइम। अगर आप कंट्री ए के देशवासी हो तो क्या आप कंट्री ए में इंटरनेशनल ट्रेड का सपोर्ट करेंगे या नहीं? आप बोलेंगे यार अच्छा है, मैं बिना बात वो मेरा 1 आवर 4C बनाने में लगाऊं, उससे तो अच्छा मैं मेरा 1 आवर 6W में लगाऊं और ट्रेड के थ्रू मैं कितने ले आऊंगा? 6C लेकर आ जाऊंगा ना, 6W देकर 6C लेकर आ जाऊंगा ना, तो मेरा तो फायदा ही है ना। तो व्हाई वुड यू अपोज इंटरनेशनल ट्रेड? इनफैक्ट ही वुड ऑलवेज फेवर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि आपको ज्यादा कंज्यूम करने को मिल रहा है और आपका समय भी बच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी अपनी कंट्री चेंज कर लो। अब आप कौन सी कंट्री के वासी हो? कंट्री बी में आ गए आप सभी लोग, है ना, ओके। अच्छा, कंट्री बी में क्योंकि आप रहते हो और अगर आपके पास 1 आवर है ना, तो उस 1 आवर में अगर आप वीट बनाते तो कितना यूनिट्स ऑफ वीट बना पाते? सिर्फ 1। यार 1 आवर में 1 ही तो बन रहा है वीट। कंट्री बी में पहुंच गए, कोई छूटा तो नहीं इधर ए में? कंट्री बी में आ गए सब। हाँ, तो 1 आवर में कितने डब्ल्यू बन रहे हैं? सिर्फ 1W। 1 आवर में कितने बन रहे? सिर्फ 1W। अच्छा, यही 1 अगर आप क्लोज में लगा दो तो कितने क्लोज बना दोगे? 5C बना दोगे, ओके। एक बात बताओ, आपने एक्सपोर्ट कितने सी करें? 6C। यानी आपको 6C बनाने में 1 आवर लगा होगा या 1 से थोड़ा ज्यादा? 1 से थोड़ा ज्यादा, टू बी वेरी प्रिसाइज 1.2 आवर्स लगे, है ना। आपने अपनी जिंदगी का 1.2 आवर्स दिया किसको बनाने में? सी को बनाने में। तो कितने सी बन गए? 6C। और ये 6C आपने एक्सपोर्ट कर दिए। कंट्री बी में हो आप, आपने 6C एक्सपोर्ट कर दिए, बदले में आपने क्या इंपोर्ट किया? 6W। वही अगर आप 1.2 आवर अभी लगाते हैं ना किसमें? W में, तो 1 आवर में इंसान 1W बना रहा था, 1.2 में कितने बनाएगा? 1.2W। वही 1.2 आवर वीट में लगाते तो 1.2W बनाते, पर वही 1.2 आपने किस में लगा दिए? सी में लगा दिए, और सी प्रोड्यूस करा 6 और उनको दिया और उनसे कितने W लिया है? 6W ले आए। मालूम है आपने कितने W का गेन कर लिया जाने अनजाने में? बिल्कुल सही सही जवाब दोगे आप। 4.8W का गेन कर लिया, क्योंकि इन दोस 1.2 आवर्स वी कुड हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 1.2W, but we were able to get how many W's in the same time? 6W, यानी कि we have an advantage of 4.8W। या अगर समय की भाषा में बात करें तो रफली हमने 4.8 आवर्स बचा लिए, मतलब एग्जैक्टली 4.8 आवर्स बचा लिए, यानी रफली हमने 5 घंटे हमारी जिंदगी के बचा लिए। तो एज अ कंट्री बी पीपल, will you oppose international trade or you will again support international trade? Support. Why? Because you either gain 24C or saves approximately 5 hours of 24C। कैसे लिखते हैं लोग? हम तो W में बात कर रहे थे। हाँ, तो हम बात किस में कर रहे थे? W में। चलो बात C में कर लें। अगर C में बात करनी तो देखना कैसे करेंगे। दोस्तों कितने W लेकर आए हम? 6W। 6W हमारे देश के कितने आवर्स के बराबर है? 6 आवर्स के। 6 आवर्स लगते हैं 6W बनाने में, जो आप लेकर आ गए हो ना, यानी आप 6 आवर्स का प्रोडक्शन लेकर आ गए। अब अगर आप वही 6 आवर्स W में लगाते तो 6W बनते हैं आपसे, पर वही 6 आवर्स आपने कहां लगा दिए? सी में। कितने सारे सी बना दिए आपने। 1 आवर में हम 5C बनाते तो 6 आवर्स में 30C। अच्छा, 30 में से दिए कितने? 6, बचे कितने हमारे पास? 24C। यानी C की भाषा में बात करेंगे तो 24C बचे, और W की भाषा में बात करेंगे तो 4.8W बचे। इज दैट क्लियर? समय की भाषा में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 और एग्जैक्टली 4.8 आवर्स हमारे पास बचा है। बोलो, तो क्या वो जो छोटी सोच थी मर्केंटलिस्ट लोगों की कि नहीं सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना चाहिए और इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्या वो सही सोच थी? That theory was later proved wrong by Mr. Adam Smith by citing this example that see international trade is beneficial to both the countries। इसमें कहाँ किसका नुकसान हो रहा है? कहाँ ये, अरे ये जीरो सम गेम है क्या, या दोनों का फायदा है?
जीरो सम गेम तो का मतलब है मेरी जेब से 100 रुपए निकल कर आपकी जेब में चले गए, पर मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि कंट्री ए को भी और कंट्री बी को भी, तो दोनों को भी फायदा है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज अ विन विन सिचुएशन। इज दैट क्लियर? और इस थ्योरी के बाद दुनिया को समझ में आया कि नहीं, मर्केंटलिस्ट लोग हमें गलत पाठ पढ़ाकर गए थे। वो लोग क्या बोलकर गए थे कि मैक्सिमाइज करो एक्सपोर्ट, मिनिमाइज करो इंपोर्ट, और जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपको अमीर बनना है, तो आप क्या करो, वहां से प्रीशियस मेटल्स इकट्ठा करो और अपनी कंट्री में लेकर आ जाओ। बट दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, because international trade is leading to gains to both the countries। दोनों देश के लोगों को क्या फायदा होगा? एक तो उनका समय बचेगा यार, है ना, बिना बात वो काम कर रहे हैं जिसमें वो इनएफिशिएंट है, तो क्यों कर रहे हो यार? आप तो वो काम करो ना जिसमें आप ज्यादा एफिशिएंट हो, और जिसमें आप इनएफिशिएंट हो वो दूसरे को करने दो जो दूसरा उसमें एफिशिएंट हो। बोलो यार। ओके, जैसे आपकी मेरी गाड़ी खराब हो जाती तो अपन थोड़ी ना खोल कर बैठ जाते नट बोल्ट के साथ, बिकॉज वी आर नॉट एफिशिएंट, राइट? इज दैट क्लियर? तो वो काम हम उसको देते हैं जो उसका एक्सपर्ट है, हम वो काम करते हैं जिसके हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो जब दोनों एक्सपर्ट काम करेंगे तो दोनों के पास समय बचेगा और ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आई क्या आपको द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? हाँ, किसने बनाई है? एडम स्मिथ ने, ठीक है। हो सकता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का आपको 5 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल वहां पर लिखना पड़े, राइट? तो आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज रिकमेंडेड कि आप सेम नंबर्स यूज करना, क्योंकि सेम नंबर्स आईसीआई के स्टडी मटेरियल ने भी यूज करे हैं, तो आइडियली आपको सेम नंबर यूज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। डिफरेंट एग्जाम्पल भी बना सकते हो, तो आप जो बोलो अभी मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पर बना दूं, ठीक है? उससे हम प्रूव कर दें कि इंटरनेशनल ट्रेड देखो कैसा बेनिफिशियल, ठीक है? ओके दोस्तों, exchange takes place if each country can produce one commodity at an absolutely lower production cost। जैसे कि जो कंट्री ए है वो आउटपुट किसका ज्यादा दे रही है? व्हीट का। यानी कि सरल शब्दों में देखो यार, 1 आवर का लेबर का कॉस्ट तो वही लगेगा, तो 1 आवर फिर वहां डाइवर्ट करो जहां प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम बैठेगी। ये वही तो समझा रहे मिस्टर एडम स्मिथ। एक्सचेंज टेक्स प्लेस इफ ईच कंट्री कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्युटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट को किससे लिंक किया गया है? लेबर आवर्स इन्वॉल्वमेंट से लिंक किया गया है, कि जहां लेबर आवर्स जिस प्रोडक्ट को बनाने में आपको ज्यादा लगेंगे वहां पर लेबर की कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? ओके, फिर दोस्तों उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कंस्टिट्यूट द बेसिस फॉर दिस थ्योरी। यही तो मैंने आपको समझाया था, एक घर में एक डॉक्टर है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो दोनों का बिना बात टाइम भी वेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? और ज्यादा आउटपुट कंज्यूम करने को भी नहीं मिलेगा, राइट? सो ये जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। Global output is maximized with specialization and more of both goods are। सही बात है यार। अब देखो ना, दुनिया में जो उत्पादन बढ़ा है वो इधर व्हीट का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और क्लोथ का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको मालूम है जो इंटरनेशनल ट्रेड आज की तारीख में इतना चल रहा है, उसी की वजह से चीजें आज आपकी और मेरी पहुंच में है। आज से 25-30 साल पहले हर घर में टीवी नहीं होती थी, हर किसी के पास सेलफोन नहीं था, हर किसी के पास गाड़ी नहीं थी, राइट? लेकिन ये जो ग्लोबल आउटपुट मैक्सिमाइज हुआ है ना, इसकी वजह से अब लोगों की पहुंच में चीजें आ गई। व्हाई? बिकॉज ग्लोबल आउटपुट हैज मैक्सिमाइज। व्हाई? थैंक्स टू दिस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है? बोलो। जब मैं दोस्तों ये पढ़ा ही रहा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल एडवांटेज, तब किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछ लिया। देखना दोस्तों वो सवाल आखिर क्या है। सवाल यह है that this theory gives an impression that trade is possible only when absolute advantage exists। यानी समझना क्या है, बंदे ने पता है क्या बोला? उसने बोला सर हम वीट में कमजोर हैं। अभी अपन सब कंट्री बी में है ना, ओके हाँ, हम कौन से प्रोडक्ट में कमजोर हैं? वीट में हम कमजोर हैं। वो सामने वाली टीम कितने बना लेती है? 6 बना लेती है, और हम सिर्फ कितना बना पाते हैं? 1। लेकिन सर ये तो अच्छा हुआ हम क्लोथ्स बनाने में मजबूत हैं, कि हम 1 आवर में कितने क्लोथ्स बना लेते हैं? 5। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर हम क्लोथ्स बनाने में भी कमजोर होते
यानी सरल शब्दों में हम 1 आवर में 5 क्लोथ्स बना ही नहीं पाते, 1 आवर में सिर्फ हम 2 क्लोथ्स ही बना पाते हैं। तो फिर क्या इस थ्योरी के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पाता? कौन सी कंट्री के लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं, कंट्री है वो बोलते हैं हम तो हर चीज में आगे हैं, हमसे बोलो वीट बनाना है हम तुमसे ज्यादा बनाएंगे, हमसे बोलो कि क्लोथ बनाना है तो वो भी हम तुमसे ज्यादा बनाएंगे, राइट? ओके, तो दोस्तों ये जो थ्योरी ये क्या इंप्रेशन देती है कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज को एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, किसी को एक प्रोडक्ट में तो फिर दूसरे को दूसरे प्रोडक्ट में, राइट? ओके, what happens if a country had higher productivity in both commodities? यानी कि सिंपल सा एग्जांपल लो यहाँ पर कि ये तो मैंने 6 और 1 ही रखा है, देखो यार आप जरा 6 और 1 ही रखा है क्या मैंने? वीट चेंज किया क्या? हाँ, नहीं नहीं किया, वीट चेंज कहाँ किया? 6 और 1 ही तो है। और क्लोथ के केस में कितना कर लिया? 4 और 2, राइट? देखा जाए तो which country has absolute advantage in both the commodities? Country A, because in 1 hour their people can produce 6 units of wheat and in 1 hour they can produce 4 units of cloth। और जो कंट्री B है वो देखा जाए तो निकम्मी कंट्री है, ना वीट ढंग से बना पा रहे ना क्लोथ ढंग से बना पा रहे, है ना? तो क्या दोस्तों वो जो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी है वो क्या इस सिचुएशन में होल्ड गुड करती है? वो अब इस सिचुएशन में होल्ड गुड नहीं करती। मतलब मिस्टर एडम स्मिथ सीधे घुटने टेक देते और वो कहते हैं कि सॉरी मेरी थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कंट्री बी डज नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ईदर ऑफ द कमोडिटी। लेकिन दोस्तों तभी इस मुश्किल घड़ी में सामने आई एक और थ्योरी जिसका नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट? जो कि बनाई थी किसने? मिस्टर डेविड रिकार्डो ने, राइट? ओके, अब हम समझते हैं दोस्तों आखिर ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आखिर क्या है ना? अब मेरे हिसाब से आप लोग भी सोच में पड़ गए, हाँ? आप लोगों को भी यहाँ पर अस्तित्व पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं कि अब आखिर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा। देखना दोस्तों मिस्टर डेविड रिकार्डो ने इस स्पेशल सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया। ओके, उन्होंने कहा, अब आप इसको ऐसे समझो दोस्तों, है? मतलब इसको समझने के लिए वापस से आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए इधर स्लाइड शो को छोड़ते हैं, मेरी तरफ देखना। लेट अस से मैं, है ना, आप मेरे बारे में समझना थोड़ा सा पहले, मैं क्या क्या चीजें जानता हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना आता है, मैं कॉस्टिंग भी पढ़ा लेता हूँ और इकोनॉमिक्स तो आप देख ही रहे हो। फिर मैं नोट्स भी बना लेता हूँ क्या? हाँ। फिर मैं नोट्स टाइप भी कर सकता हूँ क्या? मैं टेक्निकल भी एक्सपर्टीज जानता हूँ, इधर कैमरा वैमरा सेट करना, सारा यूट्यूब पर लाइव सब कर लेता हूँ मैं, राइट? ओके, मैं डाउट भी सॉल्व कर लेता हूँ, यस। ओके, मैं देखा जाए तो आप लोगों को कॉल करके आपके टेक्निकल इशू भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? मैं सारे टेक्निकल इशू आपके सॉल्व कर सकता हूँ, बोलो। फिर उसके बाद मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि आप लोगों ने कभी ऑर्डर दिया हो यहाँ पर तो आपका पार्सल पैक करके उस पर एड्रेस वेड्रेस करके मैं, अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पहली बात तो ये बताओ। कर सकता हूँ, राइट? मतलब आई एम ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में सब कर सकता हूँ, यस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? लेकिन क्या मैं सब करता हूँ? क्यों यार, क्या प्रॉब्लम है? जब मैं सब कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि क्या होता है, नहीं अज्यूमिंग कि मैं सारा काम एफिशिएंटली करता हूँ, मतलब मैं पार्सल पैकिंग भी उतनी एफिशिएंसी से करूंगा जितना अच्छा मैं टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व करूंगा। यानी आप ऐसा मानकर चलो कि हमारी टीम में अगर किसी को टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व करने में 10 मिनट्स लगते हैं ना, मैं वो काम 8 मिनट्स में कर दूंगा। पार्सल पैक करने में 5 मिनट लगते हैं ना, 4 मिनट में कर दूंगा। तो एक काम करूं, सब मैं ही कर लूं? नहीं, राइट? तो तो अगर मैं सारा काम एफिशिएंटली भी कर सकता हूं ना, मैं अगर दुनिया का एक ऐसा देश हूं जो मैं सारा काम एफिशिएंटली कर सकता हूं, तो भी मैं सारा काम नहीं करूंगा, राइट? तो फिर उस केस में पता है मैं क्या देखने लगूंगा कि रिलेटिवली मैं कहां पर ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में। यानी आप इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल टेक्निकल इश्यू सॉल्व करने में मुझे 10 मिनट्स की जगह 8 मिनट्स लगते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 8 मिनट दे देता हूँ मेरी जिंदगी के यहाँ पर फिर इस बीच मैं कुछ पढ़ा भी सकता था,
तो एक काम करो, मेरी टीम का दूसरा मेंबर पढ़ा ले, वो 8 मिनट, पर वो जो मैं 8 मिनट में पढ़ा पाता हूं ना, वो उसको पढ़ाने में कितने लग जाते हैं? 15 मिनट्स। यानी देखा जाए तो वो टेक्निकल इश्यू भी लेट सॉल्व करता है, मैं 8 मिनट में, वो 10 मिनट में, और पढ़ा मैं देता हूँ 8 मिनट्स में, बट ही वुड टेक हाउ हाउ मच टाइम? 15 मिनट्स। यानी देखा जाए तो वो दोनों में ही पीछे हैं। तो कायदे से तो मुझे दोनों करना चाहिए, लेकिन क्या मेरे पास उतना समय रहेगा? यानी सरल शब्दों में अगर कंट्री की बात करूं तो क्या कंट्री के पास इतने सारे रिसोर्सेज होंगे कि वो सब कर ले? नहीं, तो फिर दूसरी कंट्री के तो रिसोर्सेज बैठे ही रह जाएंगे अगर आप ही सब कर लोगे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसा दिमाग लगाओगे कि चल ठीक है, तो दोनों में ही इनएफिशिएंट है ना यार। आप ऐसा मान के चलो कि आपका चलो एक कोई छोटा भाई है, आप बड़े भाई हो, आप इस चीज में भी आगे हो और आप दूसरी चीज में भी आगे हो, और भाई दोनों चीज में पीछे, तो क्या हम भाई को बैठे रहने देंगे? नहीं। अब आप पता है क्या करोगे? आप वो काम पिकअप कर लोगे, मैं बोलूंगा पूरा, आप वो काम पिकअप कर लोगे जिसमें आप रिलेटिवली ज्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन में हो, और वो काम उसको दे दोगे जिसमें, देखो वो है तो दोनों ही डिसएडवांटेज में है ना, लेकिन जिसमें उसका डिसएडवांटेज कम हो। हाँ, क्योंकि जिसमें उसका डिसएडवांटेज कम है मतलब उसी कमोडिटी में हमारा एडवांटेज कम था यार, उसका डिसएडवांटेज कम है ना, मतलब हमारा एडवांटेज कम था। तो हम जहां एडवांटेज कम है वहां नहीं जाएंगे, फिर हम हाईएस्ट एडवांटेज पर जाएंगे, और जहां हमारा डिसएडवांटेज तो इसको देने में डिसएडवांटेज, लेकिन जहां कम हो डिसएडवांटेज वो काम उसको दे देंगे, चल भाई ये काम तू कर ले, राइट। पर अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि क्या इससे ओवरऑल आउटपुट मैक्सिमाइज होगा? क्या इससे दोनों कंट्रीज का वेलफेयर होगा? क्या ए को भी फायदा मिलेगा और बी को भी फायदा मिलेगा? देखो देखो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो दूसरी कंट्री ना जो डिसएडवांटेज में, उसको तो फायदा मिल जाएगा क्योंकि हम ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उस इनएफिशिएंट कंट्री का क्या हमें फायदा मिलेगा? एक बार देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि आखिर हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या करना चाहिए। हाँ, तो लेट अस मेक एन असम्पशन कि अब हम सब कंट्री ए के वासी हैं, है ना। सब कहां पर आ जाओ, वापस से आ जाओ, सब कहां पर आ गए? सब फ्लाइट से कंट्री ए में आ गए, राइट। सब आ गए, लैंड कर गए यहाँ पर कंट्री ए में। ओके, कंट्री ए की धरती पर दोस्तों अगर हम वीट उगाएं तो 1 आवर में कितना यूनिट्स ऑफ वीट उगता है? 6। और क्लोथ अगर प्रोड्यूस करें तो 1 आवर में कितना? 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस होता है। वहां हमने झांक के देखा कंट्री बी में, राइट। कंट्री बी में जो वर्कर्स है वो सब लेस एफिशिएंट है, सिर्फ 1 यूनिट ही बना पा रहे हैं वीट का, और सिर्फ 2 यूनिट्स ही बना पा रहे हैं क्लोथ का, राइट। ओके, आप अपने आप को उनसे कंपेयर करो, तो कंपेयर करते हो तो देखा जाए तो वीट में हमारा इस टू उनका रेशियो क्या है? 6:1, मतलब उनसे 6 गुना ज्यादा एफिशिएंट है यार हम, वो हमारे 1/6 भी नहीं है। ओके, और क्लोथ में देखा जाए तो हम उनसे कितने एफिशिएंट है? डबल एफिशिएंट है, 4:2 का रेशियो है, राइट। या 4:2 का मतलब होता है 2:1 का रेशियो, राइट। तो देखा जाए तो है तो वो हमसे पीछे, लेकिन हम उनसे आगे होते हुए भी है तो दोनों चीजों में आगे, लेकिन दोनों में से किस चीज में ज्यादा आगे? इंटर वीट में हम ज्यादा आगे। तो कायदे से एक काम कर रहे हैं, मतलब देखो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि फाइनली इसमें फायदा निकलेगा या नुकसान निकलेगा, और क्या मालूम कंट्री ए का फायदा निकलेगा या नुकसान निकलेगा, कंट्री बी का फायदा। मैं भी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर, एक बार ट्राई करके देखते हैं यार। ये तो क्या डेविड रिकार्डो जी बनाकर चले गए थ्योरी, आज आप और मैं होते तो कैसे करते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो यार कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं कंट्री ए वालों से? वीट, चलो इनसे वीट प्रोड्यूस करवाएं, कंट्री बी वालों को फिर क्या काम दे दें? क्लोथ्स का काम दे देते हैं। हाँ, अब कैसे प्रूव करें, राइट। ओके, कैसे प्रूव करें इस थ्योरी को आप बताइए? ट्रेड करें, एक्सचेंज करें। लेट अस मेक एन असम्पशन की कंट्री ए वालों ने 1 घंटे मेहनत करी और कितने डब्ल्यू प्रोड्यूस कर दिए? 6 डब्ल्यू प्रोड्यूस कर दिए, राइट। और ये 6 डब्ल्यू वो लोग क्या कर लेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे, किसको? कंट्री बी को, राइट। और अपन एक काम करें, हम उनसे बदले में 6 सी मांग लें, मतलब ऐसे ही मैं कह रहा हूं बात की मांग लेते हैं, राइट। बाद में चेंज कर लेंगे, कुछ आपको ऐसा कम ज्यादा लगा तो, है ना। ओके, तो हमने उनसे कितने मांग लिए? 6 सी मांग लिए। अब आप कंट्री ए के अंदर बैठे हुए हो, आपके लिए फायदे का सौदा या नुकसान का सौदा? आप तो अपने आप के लिए बोलो, फायदा ही हो गया ना। आप अपना 1 आवर अगर क्लोथ्स बनाने में डाइवर्ट करते तो 1 आवर में कितने क्लोथ्स प्रोड्यूस कर पाते? 4 यूनिट्स, जबकि आपको इंटरनेशनल ट्रेड करके कितने मिल गए?
6 सी, आपने वही 1 आवर W में डाइवर्ट किया और W घुमाकर C लेकर आ गए, कितने C आ गए? 6 सी। यानी डू यू एग्री की कंट्री ये तो क्लियर कट एडवांटेजियस पोजीशन में है ना? ओके, कितना एडवांटेज है दोस्तों? वही 2C का एडवांटेज है, या अगर समय की भाषा में बात करें तो हमने हाफ एन आवर का प्रोडक्शन एक तरीके से हमारा बचा लिया। इज दैट क्लियर? ओके, समझना क्या है अब आपको और मुझको कि क्या कंट्री बी भी यहां पर एडवांटेज में है या फिर नहीं, कंट्री बी को फायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखो, अगर फायदा नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। हमारी थ्योरी क्या बोलेंगे? क्या कंट्री बी वाले एक्सेप्ट करेंगे इस थ्योरी को? क्या इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा? नहीं। तो अभी आपको और मुझको क्या जानने में दोस्तों जिज्ञासा है कि आखिर क्या कंट्री बी को फायदा हुआ है या नहीं, और अगर है तो कितना है? अच्छा, मजा आ जाएगा अगर कंट्री बी को भी फायदा हुआ तो फिर तो हम क्या बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज हो तो भी इंटरनेशनल ट्रेड फायदे का सौदा है, और अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, कंपैरेटिवली आप दोनों में ही वीक हो, बट फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड करने में फायदा है, मजा आ जाएगा, ज्यादा रॉबस्ट थ्योरी बनेगी जो कि ज्यादा ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ, तो क्या था कंट्री बी का फायदा? आप देख पा रहे हैं क्या दोस्तों? 3 आवर्स का फायदा है। अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने 6W ले लिए कंट्री बी वालों ने, यानी एक तरीके से उनको 6 आवर्स के बराबर का प्रोडक्शन मिल गया। तो कंट्री बी वाले अब अपने 6 आवर्स W में लगाने की बजाय वही 6 आवर्स कहां लगाएंगे? क्लोथ्स में। तो 6 आवर्स में कितने क्लोथ्स प्रोड्यूस कर देंगे? 12। वो 12 में से दी उन्होंने कितने? 6। रख लिए कितने? 6। यानी देखा जाए तो दे हैव अ क्लियर एडवांटेज ऑफ 6C। अगर सी की भाषा में बात करें तो 6C का एडवांटेज है। हाँ है भाई, 6 घंटे आप वहां पर वीट बनाते बी वालों, अगर 6 घंटे वीट बनाते तो कितना वीट बनाते? 6 वीट बनाते। उसकी बजाय काम करो ना, वही 6 घंटे कहाँ दे दो? क्लोथ में, और 12 बना दो। 12 में से सामने वाला कितने मांग रहा है? सिर्फ 6 ही तो मांग रहा है, आपके पास तो 6 एक्स्ट्रा सरप्लस आउटपुट आ गया, विच मींस यू आर इन एडवांटेजियस पोजीशन, राइट? तो यहाँ पर 6C का एडवांटेज है, या आवर्स की टर्म्स में बात करें तो हमें 3 आवर्स का एडवांटेज है। इज दैट क्लियर? देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं। यस, देयर इज अ गेन ऑफ, नहीं, हाँ, यस, देयर इज अ गेन ऑफ 6C और इट सेव्स 3 आवर्स ऑफ लेबर टाइम, राइट? यानी कि जो पिछली वाली थ्योरी थी, उनके ऑथर कौन थे पिछली वाली थ्योरी के? एडम स्मिथ, राइट? वो सिर्फ क्या बता गए थे? एब्सोल्यूट एडवांटेज, राइट? लेकिन तभी किसी ने सवाल पूछ लिया कि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो तो, अगर एक ही कंट्री उसमें भी अच्छी हो और इसमें भी अच्छी हो, तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता है, या हो सकता है? वो देखा हमने, हो सकता है वो देखा हमने। इज दैट क्लियर? और उसको हमने कैसे पॉसिबल करवाया? हमने ये देखा कि हे एफिशिएंट कंट्री, माना कि तुम दोनों में एफिशिएंट हो, लेकिन दोनों काम तुम मत करो, तुम पीछे रह जाओगे। इसकी वजह तुम वो काम करो जिसमें तुम ज्यादा एफिशिएंट हो, और दूसरे को वो काम दे दो जिसमें कि उसका डिसएडवांटेज, रिलेटिव डिसएडवांटेज कम है। देखो यार, कंट्री बी वालों पर दया खाओ, है ना? वो आपका 160 प्रोड्यूस कर पा रहे W, लेकिन सी तो फिर भी 2/4 यानी 1/2 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यानी वो रिलेटिवली W में ज्यादा डिसएडवांटेज में और सी में लेस डिसएडवांटेज में। तो एक काम करो, उनको सी बनाने का काम दे दो। कंट्री ए वालों ने, और हमारा तो नुकसान हो जाएगा, वो लोग तो ढीले हैं, इनएफिशिएंट है, वो लोग तो टेक्निकल सर्विस स्लो करते हैं, वो लोग तो पार्सल पैक लेट करते हैं, लेकिन क्या सब आप ही कर लोगे? नहीं, राइट? तो आप सिंपल वो काम करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और दूसरा काम आप क्या कर लो, उसको आउटसोर्स कर दो। ठीक है? बोलो, किसने बताई दोस्तों ऐसी सारी बात आपको मेरे अलावा? डेविड रिकार्डो ने। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके दोस्तों, ये जो थ्योरी है ना, जो कि मिस्टर डेविड रिकार्डो ने बताई है, राइट? ओके, इसमें आखिर किन किन चीजों को उन्होंने बेस बनाया है वो अब हम देख रहे हैं। लेबर डिफर्स इन इट्स प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली, ये बात तो आप और मैं मानते हैं, क्योंकि हर कंट्री का इंसान एक जैसा एफिशिएंट नहीं होता है हर चीज में। जैसे इंडियंस अगर टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छे हैं, तो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या रहता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है। इंडिया कुछ प्रोडक्ट में ज्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन कुछ में लेस एफिशिएंट होगा। वैसे ही दूसरी कंट्री का बंदा किसी प्रोडक्ट में ज्यादा एफिशिएंट होगा, किसी में लेस एफिशिएंट होगा, राइट? है ना? तो ये जो प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है ना,
ये हमेशा जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट आए, ये कंपेरेटिव भी आ सकता है, तो हम उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड चला सकते हैं, राइट दोस्तों। देयरफॉर कंपैरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी एडवांटेज वाज रिकॉर्डोस प्रेडिक्टर ऑफ ट्रेड, यानी आखिर ट्रेड क्यों होगा, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक था कि क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी डिफर करती है, ठीक है, ओके। स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड रिजल्ट्स इन increased total output and increased total output simply translates into welfare gain। देखो ना यहाँ पर आउटपुट बढ़ा ही है क्योंकि कंट्री ए के बंदे को भी ज्यादा कंज्यूम करने को मिला और कंट्री बी के बंदे को भी ज्यादा कंज्यूम करने को मिला, सो इट क्रिएटेड अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कंट्री बी है वो दोनों में ही हमसे पीछे है, ठीक है, ओके। दोस्तों अभी तक आप और मैं जो एग्जांपल ले रहे हैं ना उसके अंदर हमने 6W इज इक्वल टू 6C को एक्सचेंज करवाया है। क्या ये जरूरी है कि नहीं 1-on-1 एक्सचेंज हो, या फिर थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो हो सकता है कि हमें एक रेंज बतानी पड़े, हमें एक रेंज बतानी पड़े कि 6C के बदले में इतने से इतने के बीच में आप कुछ भी एक्सचेंज कर लो, दोनों कंट्री को फायदा होगा, ठीक है, वो रेंज में आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप अपने आप को 2 मिनट के लिए कंट्री ए का वासी मानो। कंट्री ए वालों आपने कितना एक्सपोर्ट करा, 6W एक्सपोर्ट करा, सामने वालों से वैसे आपने कितना सी मंगवाया, 6C। मान लो उन्होंने बोला नहीं हम तो 5C दे पाएंगे, क्या ये आपके लिए अब नुकसान हो गया या अभी भी आप तो फायदे में ही हो, अभी भी फायदे में, मतलब ऑन दी लोअर साइड आप कितने सी में अग्री हो जाओगे, आप 4C में अग्री हो जाओगे ना, मतलब 4C में आप इंडिफरेंट हो जाओगे, राइट, ओके। तो 6C के बदले में आप यहाँ पर, मतलब सॉरी 6W के बदले में आप ऑन दी लोअर साइड 4C पर अग्री हो जाओगे। आप बोलोगे ठीक है यार, मैंने 1 आवर लगाया था 6W बनाने में और वही 1 आवर के बराबर मेरे पास C आ गए, 4C आ गए, आई एम इंडिफरेंट, राइट, ओके। लेकिन उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम गेन्स होंगे वो किसको अक्रू हो जाएंगे, इनफैक्ट सारे ही गेन्स किसको अक्रू हो जाएंगे, कंट्री बी को अक्रू हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब सारा फायदा किसको हो रहा है, कंट्री बी को हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा आपने एज अ कंट्री ए आपने कंट्री बी को बोला नहीं हमें 6 की जगह हमें तो 7C चाहिए, आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो रहने दो। कंट्री बी वाले हाँ कर देंगे ना कर देंगे, हाँ कर देंगे, वो बोलेंगे यार जो हमें 6W मिल रहा है दे आर इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स, और 6 आवर्स में हमने कितने सी प्रोड्यूस कर डाले, 12C। अच्छा आप तो 12C में से सिर्फ कितनी सी मांग रहे हो, 7। अच्छा 7 की जगह 8 हो तो चलेगा क्या, 9 10 11 12 30 ज्यादा हो जाएगा ना, कहां तक रुक जाएंगे, 12 तक, राइट। यानी कि दोस्तों ये जो है ना ये हमारे लिए एक रेंज ऑफ ट्रेड हो जाता है कि 4C से लगाकर 12C के बीच में अगर कुछ भी हो जाए तो दोनों कंट्रीज को एडवांटेज मिलेगा। वो उनके आपसी नेगोशिएशन और पावर पर डिपेंड करेगा कि वो कहां तक नेगोशिएट एक दूसरे से कर पाते, बट यस एनी इंटरनेशनल ट्रेड between 4C to 12C against 6W is going to be mutually advantageous for both the countries. Is that clear? ठीक है, ये अच्छी थ्योरी है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज से तो एक लेवल ऊपर ले जाकर इन्होंने हमें समझाया, लेकिन दोस्तों लोग कहाँ मानने वाले थे, लोग ने इसकी भी खिंचाई कर दी है ना, ओके। जैसे ही डेविड रिकॉर्डो ने थ्योरी बताई तो दोस्तों वो बंदा आया और उसने सवाल पूछना शुरू कर दिए। सवाल क्या पूछना शुरू कर दिए, उसने तो सीधे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। क्या आरोप दोस्तों सबसे पहले लगाया गया मिस्टर डेविड रिकॉर्डो पर, दैट दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन एंड एक्सक्लूड्स, मतलब आपने ये तो सोचा ही नहीं कि किस कंट्री में किसकी कितनी डिमांड है, आपने तो सिंपल ये देखा कि मैं ये कर सकता हूँ प्रोड्यूस, तुम वो कर सकते हो प्रोड्यूस, ये तो देखा ही नहीं कि कहाँ कितनी डिमांड भी तो देखनी पड़ती है। आप तो प्रोड्यूस कर दोगे बट कंज्यूमर भी तो चाहिए। सो दिस थ्योरी प्योरली फोकसेस ऑन व्हाट, सप्लाई कंडीशंस, और ये बात करती है कि हम तो आउटपुट मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन आउटपुट मैक्सिमाइज करने के सामने डिमांड भी तो होनी चाहिए, राइट। सो दिस थ्योरी emphasizes only on supply conditions and excludes what, demand patterns। मतलब यहाँ तक तो ठीक था, ये लड़का बोला था, लेकिन इस लड़के ने क्या करा, दो और बुराइयां कर दी दोस्त।
सबसे पहली बुराई देखना क्या है, डजंट एग्जामिन व्हाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट। एक मिनट, यहां पर कॉस्ट सिंपली मींस लेबर टाइम, यहां पर कॉस्ट सिंपली मींस व्हाट, लेबर टाइम। यानी यहां पर प्योर एक ही चीज है कि आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेबर टाइम ही है। अच्छा, हकीकत में मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ लेबर टाइम ही होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ लेबर टाइम ही होता है। जो सेलफोन आपके सामने है ना, इस प्रोडक्ट की अल्टीमेटली सिर्फ एक ही कॉस्ट है, वो है लेबर टाइम। नहीं यार, कॉस्टिंग में तो बताते ना, मटेरियल भी लगता है और ओवरहेड, सबके पीछे लेबर है। जो रॉ मटेरियल आया आपने खरीदा, वो रॉ मटेरियल भी किसी और ने बनाया होगा। बनाने के लिए उसने धरती में से कुछ खनिज पदार्थ निकाले होंगे, नेचुरल। यार कोई सा भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? आपने बचपन में एक बात नहीं पढ़ी क्या कि आप और मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द थिंग्स। हम भगवान नहीं है, हम कुछ बना नहीं सकते हैं, हम सिर्फ चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अरे बोल रहे हैं मैंने शर्ट बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने सिंपल उसको ट्रांसफॉर्म किया। सब बनाया तो किसने? भगवान ने, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब आप कुछ बनाते ही नहीं हो तो आप सारी चीजें इधर उधर से लाते हो और उसका फॉर्म चेंज कर दो, तो आपकी सिर्फ एक ही तो कॉस्ट लगती है, और वो क्या है? लेबर। लेबर के अलावा कोई सी दूसरी कॉस्ट ही नहीं है। जैसे घर भी बनाया जाता है तो घर में हम लेबर को तो पैसा देते हैं, लेकिन लेबर के अलावा ईट, रेती, गिट्टी, लेकिन ये सारी चीजें क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनको निकाल कर लाया गया। ईट को कहीं से लेकर आया गया, फिर उसको बनाया गया, तो अल्टीमेटली सारी कॉस्ट सिर्फ एक ही लगती है। धरती तो आपसे पैसे नहीं मांगती कि मुझसे मिट्टी उठा रहे हो, हाथ पकड़ लिया, पहले पैसे रखो, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हो। सो दी ओनली एंड ओनली कॉस्ट दैट वी पे इज लेबर कॉस्ट, राइट? ओके, तो यहां पर इस बंदे ने क्या बोला कि चलो लेबर की कॉस्ट तो है ना, पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इट डज नॉट एग्जामिन व्हाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, यानी व्हाई कंट्रीज आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम। मतलब सरल शब्दों में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वीट है उसमें 1 आवर में आप 6 प्रोड्यूस कर पा रहे हो, और क्लोथ में आप 1 आवर में सिर्फ 4 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो। यानी सरल शब्दों में वीट को बनाने की आपकी कॉस्ट कम है क्योंकि लेबर का टाइम कम लग रहा है, और क्लोथ को बनाने की आपकी कॉस्ट ज्यादा है उसी यूनिट को बनाने की, क्योंकि उसमें लेबर का टाइम ज्यादा। लेबर का टाइम ज्यादा आखिर क्यों लग रहा है? यू डू नॉट एग्जामिन दैट। आपने तो सिर्फ नंबर डाल दिया कि इधर 6 है, उधर 1 है, इधर 4 है, उधर 2 है, पर ये तो बताया नहीं कि आखिर ऐसा क्यों है। दूसरा सवाल क्या है, Why is there a comparative advantage or disadvantage, right? यानी आखिर समय कम या ज्यादा क्यों लगता है, कॉस्ट कम या ज्यादा क्यों लग रही, वो बताओ। और ये बताओ कि कंपेरेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज आखिर क्यों है। मतलब क्यों आखिर कंट्री ए के पीपल दे आर मोर एफिशिएंट इन बोथ द प्रोडक्ट्स, एंड कंट्री बी पीपल दे आर लेस एफिशिएंट इन बोथ द प्रोडक्ट्स। है क्या आपके पास कोई इसका जवाब? इसका जवाब दोस्तों हमें मिलेगा कहां पर? हमारी अगली थ्योरी में, दैट इज हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्या नाम बोल दिया मैंने? हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, राइट? दोस्तों वो थ्योरी आखिर क्या है ये जानने के लिए मिलते हैं हम एक 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ओके, चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम थे यूनिट नंबर 1 यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की दोस्तों काउंटिंग में हम कहां तक पहुंच चुके हैं? यूनिट नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं, राइट? थ्योरी नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हमने क्या सीखा कि आखिर कंपैरेटिव एडवांटेज में किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, राइट? ओके दोस्तों, हमने यहाँ पर यहाँ तक का जो सफर तय किया उसमें हमने आखिर क्या क्या देख लिया अभी तक, राइट? सबसे पहले हमने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने देखा था कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता ही क्या है, राइट? मतलब क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज, राइट? अमंग कंट्रीज, राइट? फिर इसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देयर वर सर्टेन रीजंस कि आखिर उसमें क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी, राइट? हमने देखा था वहां पर मल्टीपल करेंसीज है, वहां पर क्या था मल्टीपल करेंसीज के साथ? वहां पर मल्टीपल करेंसीज थी, फिर वहां पर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी? ग्रेटर डॉक्यूमेंटेशंस था, कंप्लायंसेस थे, प्रोसीजर्स थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, एक्सचेंज रेट रिस्क थी, पॉलिटिकल रिस्क थी, और बताओ यार और क्या क्या था उसके अंदर?
और हमने देखा था कि वहां पर कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट, है ना, डाइवर्सिटी थी वहां पर, है ना, कुछ डाइवर्सिटी से रिलेटेड हेटेरोजेनस कस्टमर्स देखा था, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, शिपिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, राइट, ओके। लेकिन दोस्तों फिर भी इन कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे और उसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, राइट, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि चलो अब ये समझते हैं कि आखिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही क्यों करते हैं, राइट, व्हाई डू वी इंपोर्ट, राइट, ओके। और फिर हमने देखा कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या फायदा है या नहीं, ये समझने के लिए हमने थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट करी। दोस्तों हमने जो सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी वो कौन सी थी, द मर्केंटलिस्ट व्यू, राइट, एंड द मर्केंटलिस्ट व्यू, ठीक है दोस्तों। द मर्केंटलिस्ट व्यू में हमने देखा था इट इज द थ्योरी ऑफ यूरोप्स ग्रेट पावर। यूरोप्स ग्रेट पावर यानी आप जानते हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस व यूके, राइट, ओके। कैसी मेंटालिटी थी दोस्तों उन लोगों की उस जमाने में कि जो, हाँ, लेट अस मैक्सिमाइज अवर एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइज अवर इंपोर्ट्स, एंड व्हेन यू एक्सपोर्ट देन इन रिटर्न कलेक्ट द प्रीशियस metals such as gold and silver, right, okay। और वो लोग ये मानते थे that trade is a zero sum game, but yes this view was later proved wrong by many economists, right, जिसमें हमने एडम स्मिथ को भी देखा कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जीरो सम गेम है ही नहीं, उल्टा ये तो विन विन सिचुएशन है, यानी आपका भी फायदा और उनका भी फायदा, राइट। दोस्तों एडम स्मिथ ने आपके सामने ये प्रूव करने के लिए एक थ्योरी लेकर आए, उस थ्योरी का नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, राइट। दोस्तों थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने देखा था कि लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ two countries and two commodity situation where one is country A, another is country B, and let us take two commodities, one is wheat and another is clothes, right। और एग्जाम्पल के नंबर्स आपको याद है क्या, 6 और 1 था और इधर 4 और 5 था, राइट, ओके। दोस्तों उसमें हमने देखा था कि जो 6 प्रोड्यूस कर रहा है व्हीट वो वहां पर ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज लेकर बैठा है, और जो 5 प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ्स वो वहां पर ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज लेकर बैठा है। अगर हम 6W और 6C का एक्सचेंज करवाते हैं तो इसको भी फायदा होगा, 2C का, 2C सही बोल दिया ना मैं, हाँ, क्योंकि 6W देकर ये 6C ले लेगा, और ये खुद से ही खुद C प्रोड्यूस करता तो 1 आवर में सिर्फ कितने C प्रोड्यूस कर पाता, 4C। सो इट हैज एन एडवांटेज ऑफ 2C, ठीक है। सिमिलरली उसको भी एडवांटेज होता है क्योंकि उसको कितना W चला जाता है, 6W चला जाता है, और 6W के बदले में उसको देना कितना पड़ता है, 6C। अब वो बंदा कंट्री बी वाला अगर W बनाता ना तो 6W प्रोड्यूस करने में कितना समय लगता था उसको, 6 आवर्स, और वही 6 आवर्स में उसने 6 into 5 30C बना डाला, और 30C में से दिया कितना बेचारों को, सिर्फ 6, रख कितना लिया, 24C, यही उसका फायदा हो गया। या फिर 24C को प्रोड्यूस करने में जो 4.8 आवर्स लगते वो उसकी सेविंग्स हो गई, इज दैट क्लियर। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। दोस्तों ये हमें दुनिया में किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया, राइट। एडम स्मिथ का बेसिकली क्या था, जो लेबर था, राइट, कि लेबर का अलग अलग एफिशिएंसी होता है अलग अलग कंट्रीज में, वो था उनका प्रेडिक्टर ऑफ ट्रेड, है ना, ओके। फिर यहाँ पे ये देखो ना कहीं पर लिखा हुआ था ना एडम स्मिथ के बारे में, ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। So exchange can take place if any country can produce one commodity at an absolute lower production cost, and principle of division of labor constitutes the basis for his theory, right। और उनका कहना है कि global output maximize हो जाएगा with specialization और more of both the goods will be available, ठीक है। यहाँ पर principle of division of labor क्या था, basis था इनकी theory का, right। लेकिन इनकी theory पर बच्चे ने सवाल क्या पूछ लिया कि अगर एक को एब्सोल्यूट है और दूसरे को दूसरे में एब्सोल्यूट है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक कंट्री ऐसी निकली जो इसमें भी एफिशिएंट और उसमें भी एफिशिएंट, क्या अब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, होगा, राइट। उस सवाल का जवाब दोस्तों फिर किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था, राइट। उन्होंने क्या किया, ठीक है बच्चे तुम्हारा क्वेश्चन ले लेते, 4 और 5 करने की बजाय 4 और क्या कर लेते उधर 2। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कंट्री बी है उसको डिसएडवांटेज है, सी डब्ल्यू में भी डिसएडवांटेज है और सी में भी डिसएडवांटेज, राइट। लेकिन फिर उस केस में हम देखते हैं क्या है कि यार उसको कुछ काम तो देना पड़ेगा ना, अपना वाला है, राइट। उसको फिर एक काम करो, वो काम दे दो जिसमें उसको डिसएडवांटेज कम हो, राइट, ओके। यहां पर दोस्तों ये पता करने के लिए मिस्टर डेविड रिकार्डो ने कॉन्सेप्ट बताया था, एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट, है ना। ओके वो कॉन्सेप्ट मिस्टर डेविड रिकॉर्डो के साथ साथ एक और है जो आपके नोट्स में आई है, आप वहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपके नोट्स में आना। ओके उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया है। मिस्टर